हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट जेएस मास्टर क्लास कोर्स में। आपने कभी सोचा है कैसे आप एक हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं? कैसे आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के? क्या आप अपनी ड्रीम जॉब के इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट जेएस को मास्टर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी कैरियर नेक्स्ट जेएस में बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, ये वीडियो खास आपके लिए है। हमारा कोर्स आपको देगा 100 से ज़्यादा रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनके कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस के साथ एक यूनिक इंटरव्यू बेस्ड लर्निंग अप्रोच जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के जरिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी देगा। हमारे क्वेश्चंस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है: बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप स्टेप बाय स्टेप गाइड होंगे, जिससे सीखना बेहद आसान और मज़ेदार हो जाएगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे कैसे नेक्स्ट जेएस का इस्तेमाल करके डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, कैसे इफेक्टिवली सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन का उपयोग करते हैं, कैसे अपनी वेब एप्स को एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं। नेक्स्ट जेएस को सीखें इंटरव्यू फॉर्मेट में, जहां आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो आपको जॉब इंटरव्यूज में एक बढ़त देगा। और हाँ, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस के जॉब ओरिएंटेड कोर्स को भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिससे देखकर आप अपनी नॉलेज को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में क्लिक करके जा सकते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का, आज ही हमारे नेक्स्ट जेएस मास्टर क्लास को ज्वाइन करें और अपने वेब डेवलपमेंट स्किल्स को नए मुकाम पर ले जाएं। आने वाले इंटरव्यूज़ में सफलता पाने के लिए तैयार हो जाएं और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाएं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथ में कोड करते हैं और बढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है क्यों नेक्स्ट जेएस यूज़ करें जब हमारे पास रिएक्ट जेएस ऑलरेडी है? वाई चूज़ नेक्स्ट जेएस ओवर रिएक्ट जेएस? नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस से इसलिए बेटर है क्योंकि ये वेबसाइट्स को जल्दी लोड करने और सर्च इंजिन्स पे अच्छी रैंकिंग दिलाने में मदद करता है। इसमें पेजेस बनाना और डिज़ाइन करना बहुत आसान है। आपको अलग से सर्वर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एक जगह पे मैनेज हो जाता है। रिएक्ट जेएस भी अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट जेएस आपकी लाइफ और इजी बनाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जेएस के मेन की फीचर्स के बारे में। फाइल बेस्ड रूटिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर, स्टैटिक साइट जनरेशन एसएसजी, बिल्ट इन डेटा फेचिंग, फ्लेक्सिबल स्टाइलिंग ऑप्शंस, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग, बिल्ट इन टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट, ये थे नेक्स्ट जेएस के मेन फीचर्स। नेक्स्ट जेएस एक अमेजिंग फ्रेमवर्क है जो आपके वेब डेवलपमेंट प्रोसेस को एनहांस करने के लिए कई पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस में क्या अंतर है? नेक्स्ट जेएस सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन को सपोर्ट करता है, जबकि रिएक्ट जेएस प्राइमरीली क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है। नेक्स्ट जेएस बिल्ट इन फाइल सिस्टम बेस्ड रूटिंग प्रोवाइड करता है और एक्सेलेंट एसईओ कैपेबिलिटीज के साथ आता है। सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर नेक्स्ट जेएस में HTML सर्वर पे जनरेट करता है और क्लाइंट को भेजता है, जिससे परफॉर्मेंस और एसईओ इंप्रूव होता है। स्टैटिक साइट जनरेशन SSG बिल्ड टाइम पे पेजेस को स्टैटिक HTML फाइल्स में रेंडर करता है, जिससे फास्टर लोड टाइम्स और बेटर एसईओ मिलता है। तो यह था नेक्स्ट जेएस का एक क्विक ओवरव्यू। आपने कभी सोचा है क्यों नेक्स्ट जेएस यूज़ करें जब हमारे पास रिएक्ट जेएस ऑलरेडी है? नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस से इसीलिए बेटर है क्योंकि ये वेबसाइट्स को जल्दी लोड करने और सर्च इंजिन्स पे अच्छी रैंकिंग दिलाने में मदद करता है। इसमें पेजेस बनाना और डिज़ाइन करना बहुत आसान है। आपको अलग से सर्वर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एक जगह पे मैनेज हो जाता है। रिएक्ट जेएस भी अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट जेएस आपकी लाइफ और इजी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जेएस एक पावरफुल रिएक्ट फ्रेमवर्क है जो आपको मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है। इस कोर्स में हम ऑलमोस्ट 16 चैप्टर्स कवर करेंगे, जिनमें आपको नेक्स्ट जेएस के हर एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में पता चलेगा। ये चैप्टर्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट जेएस, सेटिंग अप अ नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, पेजेस एंड रूटिंग, कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स, स्टेट एंड इवेंट्स, स्टाइलिंग इन नेक्स्ट जेएस, डेटा फेचिंग एंड APIs, static and server-side rendering, performance and optimization, advanced features, deployment and production, security and authentication, testing, error handling and logging, internationalization,
I18N, SEO in Next.js, मोनोरिपो सेटअप एंड स्टेट मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू Next.js कवर करेंगे। इसमें हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ओवरव्यू ऑफ Next.js और बेनिफिट्स एंड यूज केसेस ऑफ Next.js। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज Next.js एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स? Next.js is a popular open source framework built on top of React that simplifies building modern web applications. It offers several key features that enhance the development experience and application performance. Next.js एक popular open source framework है जो React के ऊपर बना हुआ है और modern web applications बनाने को आसान बनता है। ये कई important features provide करता है जो development experience और application performance को enhance करते हैं। Next.js एक फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो पेजेस डायरेक्टरी में फाइल्स ऐड करके राउट्स बनाना इजी बनता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंडरिंग को सपोर्ट किया जाता है, जैसे सर्वर साइड रेंडरिंग SSR और स्टैटिक साइट जनरेशन SSG, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट मेथड चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं Next.js के मेन फीचर्स के बारे में। नंबर 1, राउटिंग। Next.js एक फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो पेजेस डायरेक्टरी में फाइल्स ऐड करके राउट्स बनाना इजी बनाता है। एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, रेंडरिंग। ये डिफरेंट टाइप्स की रेंडरिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें सर्वर साइड रेंडरिंग SSR और स्टैटिक साइट जनरेशन SSG शामिल हैं, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट मेथड चूज कर सकते हैं। नंबर 3, डेटा फेचिंग, गेट स्टैटिक प्रॉप्स और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जैसे बिल्ट इन डेटा फेचिंग मेथड्स के साथ Next.js बिल्ड टाइम या हर रिक्वेस्ट पर डेटा फेच करना इजी बनता है। नंबर 4, स्टाइलिंग। Next.js डिफरेंट स्टाइलिंग ऑप्शंस को सपोर्ट करता है, जिसमें CSS, SAS और CSS इन JS लाइब्रेरीज जैसे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स शामिल हैं, जो डेवलपर्स को उनकी एप्लीकेशंस को स्टाइल करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है। नंबर 5, ऑप्टिमाइजेशंस। यह ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स के साथ आता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन फास्ट और इफ़िशिएंट बनी रहती है। नंबर 6, टाइपस्क्रिप्ट। Next.js में बिल्ट इन टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट है, जिससे टाइप सेफ एप्लीकेशंस को मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाना इजी हो जाता है। तो यह थे Next.js के मेन फीचर्स। Next.js एक अमेजिंग फ्रेमवर्क है जो आपके वेब डेवलपमेंट प्रोसेस को एनहांस करने के लिए कई पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं Next.js और React.js के बीच के की डिफरेंसेस के बारे में। इन दोनों के अलग अलग फीचर्स और यूज केसेस होते हैं जो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। हाउ डज Next.js डिफर फ्रॉम React.js? चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, Next.js इज अ React फ्रेमवर्क जो सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन को सपोर्ट करता है, जबकि React.js इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है। दूसरा, Next.js इज यूज्ड फॉर फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब यह एक पूरी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होता है, जबकि React.js इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, मतलब यह सिर्फ यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होती है। तीसरा, Next.js सपोर्ट्स सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइट जनरेशन और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जो आपको अलग अलग तरीकों से अपने वेब पेजेस को रेंडर करने का ऑप्शन देता है, जबकि React.js प्राइमरीली सपोर्ट्स क्लाइंट साइड रेंडरिंग, मतलब यह मेनली ब्राउज़र में पेजेस को रेंडर करता है। चौथा, Next.js हैज़ एक्सेलेंट SEO कैपेबिलिटीज़ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब यह बिना किसी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अच्छा SEO प्रोवाइड करता है, जबकि React.js रिक्वायर्स एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन फॉर SEO, मतलब इसमें अच्छा SEO हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। पांचवा, Next.js प्रोवाइड्स बिल्ट इन फाइल सिस्टम बेस्ड रूटिंग, मतलब यह अपने आप ही राउटिंग हैंडल करता है बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के, जबकि React.js रिक्वायर्स एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर रूटिंग लाइक React राउटर, मतलब इसमें राउटिंग के लिए React राउटर जैसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। छठा, Next.js ऑटोमेटिकली हैंडल्स स्केलिंग कंसर्न्स लाइक कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग, मतलब यह अपने आप ही कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग
जैसे टास्क्स को मैनेज करता है, जबकि रिएक्ट जेएस इज हाईली स्केलेबल विद मैनुअल ऑप्टिमाइजेशंस। मतलब इसमें स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए मैनुअल ऑप्टिमाइजेशंस की ज़रूरत होती है। तो ये थे नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस के इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। दोनों अपने अपने फीचर्स और स्ट्रेंथ्स के साथ आते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल हैं। अगर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन की ज़रूरत है तो नेक्स्ट जेएस यूज़ करें, और अगर आपको सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग और ओनली यूआई क्रिएट करना चाहते हैं तो रिएक्ट जेएस बेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग इन नेक्स्ट जेएस? आइए समझते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग SSR in Next.js generates HTML on the server for each request, sending it to the client. This improves performance and SEO by providing immediate content without relying on JavaScript. Server-side rendering SSR in Next.js generates HTML on the server for each request, sending it to the client. यह हर रिक्वेस्ट पर सर्वर पे HTML जनरेट करता है और क्लाइंट को भेजता है। इससे परफॉर्मेंस और SEO दोनों इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि यह बिना जावास्क्रिप्ट के इमीडिएट कंटेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब भी कोई यूज़र पेज रिक्वेस्ट करता है, Next.js सर्वर पे HTML जनरेट करता है और उसको क्लाइंट को भेजता है। इस प्रोसेस से आपको बेटर परफॉर्मेंस और SEO रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे आपकी वेबसाइट का कंटेंट जल्दी लोड होता है और यूज़र्स को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। सर्वर साइड रेंडरिंग स्पेशली उन केसेस में यूज़फुल होता है जहां पे आपको सर्च इंजिन्स के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ये था सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जेएस में। ये आपकी वेबसाइट को फास्ट और SEO फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं स्टैटिक साइट जनरेशन और क्लाइंट साइड रेंडरिंग का रोल नेक्स्ट जेएस में। What is the role of static site generation in Next.js? Static site generation SSG in Next.js pre-renders pages into static HTML files at build time. This leads to faster load times, improved performance, and better SEO, as pages are ready to be served instantly and easily indexed by search engines. SSG is best for content that doesn't change frequently. मतलब बिल्ड टाइम पे ही पेजेस को स्टैटिक HTML फाइल्स में रेंडर कर दिया जाता है। इससे लोड टाइम फास्ट होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और SEO बेटर होता है, क्योंकि पेजेस इंस्टेंटली सर्व करने के लिए रेडी होते हैं और सर्च इंजिन्स ईजिली इंडेक्स कर लेते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब आप नेक्स्ट बिल्ड कमांड रन करते हैं, Next.js आपके एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के लिए बिल्ड करता है और स्टैटिक HTML जनरेट करता है। यह उन पेजेस के लिए बेस्ट है जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। SSG के थ्रू आपकी वेबसाइट का कंटेंट जल्दी लोड होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है और SEO भी इम्प्रूव होता है। ये टेक्निक उन वेबसाइट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनके कंटेंट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। तो ये था स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट Next.js में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग Next.js फॉर वेब डेवलपमेंट? आइए देखते हैं Next.js के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को, जिसके लिए Next.js इतना कम समय में इतना फेमस हो गया है। सबसे पहला बेनिफिट है स्पीड। Next.js आपकी वेबसाइट की स्पीड को एनहांस करता है। दूसरा बेनिफिट है सुपर इजी टू कोड। Next.js को यूज़ करना और कोड लिखना काफ़ी आसान है। तीसरा बेनिफिट है फास्ट रेंडरिंग। Next.js फास्ट रेंडरिंग को सपोर्ट करता है, जो यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। Next.js इजी राउटिंग सपोर्ट, कंप्लीट फ्रेमवर्क और बोथ वे रेंडरिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है। चौथा बेनिफिट है SEO। Next.js SEO कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, जिससे आपकी वेबसाइट सर्च इंजिन्स में ईजिली इंडेक्स हो जाती है। पांचवा बेनिफिट है बेटर इमेज ऑप्टिमाइजेशन। Next.js बेटर इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव होती है। और छठा बेनिफिट है API सपोर्ट। Next.js बिल्ट इन API सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे आप इजीली APIs क्रिएट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थे Next.js के की बेनिफिट्स। ये फ्रेमवर्क आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस दोनों को इम्प्रूव करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर सम कॉमन यूज केसेस फॉर Next.js इन वेब डेवलपमेंट?
तो चलिए देखते हैं यूज केसेस फॉर Next.js। सबसे पहला यूज केस है स्टैटिक साइट जनरेशन यानी SSG। ये टेक्निक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन साइट्स के लिए बेस्ट है। इसमें कंटेंट बिल्ड टाइम पर जनरेट होता है, जिससे परफॉर्मेंस और SEO दोनों इंप्रूव होते हैं। अगर आपको फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग्स बनाने हैं तो SSG का यूज ज़रूर करें। Next.js का दूसरा इंपॉर्टेंट यूज केस है सर्वर साइड रेंडरिंग यानी SSR। ये ई-कॉमर्स साइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स के लिए बेस्ट है। SSR का यूज करके आप अपने यूजर्स को फास्ट लोड टाइम और बेटर SEO दे सकते हैं। रियल टाइम डेटा फेचिंग और रेंडरिंग के लिए ये बहुत यूजफुल है। तीसरा यूज केस है इंक्रीमेंटल स्टैटिक रिजनरेशन यानी ISR। ये टेक्निक न्यूज़ वेबसाइट्स और प्रोडक्ट पेजेस के लिए परफेक्ट है। ISR का यूज करके आप बिना फुल साइट रीबिल्ड किए अपने स्टैटिक कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को करंट रखने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। Next.js का एक और पावरफुल फीचर है API राउट्स। इसका यूज करके आप सर्वरलेस API एंडपॉइंट्स बना सकते हैं। ये माइक्रो सर्विसेज और वेरियस बैकएंड टास्क्स जैसे ऑथेंटिकेशन और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपको APIs बनाना पसंद है तो ये फीचर आपके लिए ही है। Next.js SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है। लैंडिंग पेजेस और मार्केटिंग साइट्स को SEO फ्रेंडली और फास्ट लोड करना हो तो Next.js का यूज ज़रूर करें। सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक जनरेशन के साथ आप अपने पेजेस को सर्च इंजिन्स में रैंक करवा सकते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट यूज केस है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। Next.js में बिल्ट इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन फीचर होता है, जिससे आप ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस सर्व कर सकते हैं जो लोड टाइम इंप्रूव करता है। साथ ही कोड स्प्लिटिंग भी ऑटोमेटिकली होता है, जिससे सिर्फ नेसेसरी पार्ट्स लोड होते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। What tools and software are required for setting up a Next.js development environment? To set up a Next.js development environment, आपको कुछ बेसिक टूल्स और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली अपना Next.js प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। पहला, Node.js। सबसे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js एक जावास्क्रिप्ट रनटाइम है जो आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करने की फैसिलिटी देता है। आप Node.js ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, npm नोड पैकेज मैनेजर। Node.js के साथ ही npm इंस्टॉल हो जाता है। npm एक पैकेज मैनेजर है जो आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज को मैनेज करने में मदद करता है। तीसरा, yarn भी एक पैकेज मैनेजर है जो npm का ऑल्टरनेटिव है। ये तेज़ और रिलायबल होता है और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। चौथा, विजुअल स्टूडियो कोड। फाइनली आपको एक अच्छा कोड एडिटर चाहिए होगा जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक पॉपुलर चॉइस है डेवलपर्स के बीच। ये लाइट वेट और फीचर रिच है और इसमें आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस मिलते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका भी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं Next.js डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। इन टूल्स को इंस्टॉल करने के बाद आप रेडी हैं अपना Next.js प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू Next.js प्रोजेक्ट यूजिंग क्रिएट नेक्स्ट ऐप। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे एक नया Next.js प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट नेक्स्ट ऐप। यह एक बहुत सिंपल और एफिशिएंट वे है एक न्यू Next.js प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। स्टेप 1, सबसे पहले अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। स्टेप 2, फिर आपको कमांड रन करनी होगी, npx create next app at latest tech educoder। यहाँ टेक एडुकोडर आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। कमांड रन करते ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्हें शॉर्ट में समझते हैं। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं? टाइपस्क्रिप्ट स्टैटिक टाइपिंग ऐड करता है जो डेवलपमेंट को ईजी बनाता है। मैं येस चूज़ कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint? ESLint कोड को लिंट करता है यानी एरर्स और वार्निंग्स बताता है। मैं येस चूज़ कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ Tailwind CSS? Tailwind CSS एक यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है जो आपके स्टाइलिंग को ईजी बनाता है। मैं येस चूज़ कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ src पर डायरेक्टरी?
SRC डायरेक्टरी में आप अपना सोर्स कोड रखते हैं। मैं येस चूज कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर? ऐप राउटर Next.js का रूटिंग सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं येस चूज कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियस को कस्टमाइज करना चाहते हैं? यह ऑप्शन यूजफुल होता है अगर आप अपने इंपोर्ट्स को शॉर्ट और क्लीन रखना चाहते हैं। मैं नो चूज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद Next.js आपका प्रोजेक्ट सेटअप करना शुरू करेगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद उस डायरेक्टरी में नेविगेट करें, cd tech educoder। अब अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये कमांड टाइप करें, npm run dev। ये कमांड रन करते ही आपका Next.js एप्लीकेशन लोकली रन होगा और आप ब्राउज़र में जाकर देख सकते हैं बाय नेविगेटिंग टू लोकल होस्ट 3000। ये थे सिंपल स्टेप्स एक न्यू Next.js प्रोजेक्ट क्रिएट करने के यूजिंग क्रिएट नेक्स्ट ऐप। तो ये थे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं Next.js डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए और एक न्यू Next.js प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। कैन यू एक्सप्लेन द डिफॉल्ट फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ Next.js प्रोजेक्ट? फोल्डर स्ट्रक्चर समझना क्यों ज़रूरी है? यह इसलिए क्योंकि सही फोल्डर स्ट्रक्चर से आपका डेवलपमेंट प्रोसेस और भी एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है। इससे न सिर्फ आपको कोड लिखने में आसानी होती है बल्कि प्रोजेक्ट मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल और रन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, .next फोल्डर। सबसे पहले आता है .next फोल्डर। यह फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं या फिर रन करते हैं। इसमें बिल्ड फाइल्स और सर्वर रेंडर्ड पेजेस होती हैं। नंबर 2, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, इस फोल्डर में सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो आपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल की होती हैं। यह फोल्डर पैकेज मैनेजर जैसे npm या yarn से मैनेज होता है। नंबर 3, पब्लिक फोल्डर। फिर आता है पब्लिक फोल्डर। इस फोल्डर में आपके स्टैटिक एसेट्स जैसे इमेजेस, फॉन्ट्स और अदर स्टैटिक फाइल्स होती हैं। यह फाइल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं वाया URL। नंबर 4, SRC और ऐप फोल्डर। अब बात करते हैं SRC और ऐप फोल्डर की। यह आपके मेन एप्लीकेशन कोड के लिए होता है। यहाँ आप अपने कंपोनेंट्स, पेजेस और स्टाइल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर के फोल्डर इंपॉर्टेंट हैं तो एक एक करके देखते हैं। favicon.ico। सबसे पहले है favicon.ico फाइल। ये एक छोटी आइकॉन फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट के टैब पर शो होती है। इससे आपकी वेबसाइट को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। globals.css। अगली फाइल है globals.css। इस फाइल में आप अपने ग्लोबल स्टाइल्स डिफाइन करते हैं जो पूरे एप्लीकेशन पर अप्लाई होते हैं। यह फाइल आपको कंसिस्टेंट स्टाइलिंग इंश्योर करने में मदद करती है। layout.js। फिर आता है layout.js। यह फाइल आपके एप्लीकेशन का मेन लेआउट डिफाइन करती है। इसमें आप हेडर, फुटर और अदर कॉमन कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं जो हर पेज पर दिखते हैं। page.js और लास्ट बट नॉट द लीस्ट page.js। यह फाइल आपके होम पेज या डिफ़ॉल्ट पेज को डिफाइन करती है। जब आपका एप्लीकेशन लोड होता है तो यह फाइल एग्जीक्यूट होती है और कंटेंट डिस्प्ले करती है। अगर आपको अब तक कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी क्लियर ना हो तो तुरंत कमेंट्स में बताएं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और हमारी React.js और जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट्स को चेकआउट ज़रूर करें। उनमें आपको वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जॉब इंटरव्यूज़ में मदद करेगा। नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स .eslint.json। ये फाइल ESLint कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है जो आपके कोड को लिंट करने में मदद करती है ताकि आपका कोड कंसिस्टेंट और एरर फ्री रहे। git ignore। इस फाइल में आप उन फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करते हैं जो आप गिट रिपोजिटोरी में कमिट नहीं करना चाहते। jsconfig.json। ये फाइल जावास्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है जो आपके एडिटर को बेटर इंटेलिजेंस और ऑटो कंप्लीशन प्रोवाइड करती है। next.config.mjs। ये next.js कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। पैकेज.json। इस फाइल में आपके प्रोजेक्ट की मेटा डेटा होती है जैसे प्रोजेक्ट नेम, वर्जन और डिपेंडेंसीज। पैकेज लॉक.json।
ये फाइल एग्जैक्ट वर्जन्स ऑफ डिपेंडेंसीज को लॉक करने के लिए होती है ताकि कंसिस्टेंट इंस्टॉल्स हो सकें। postcss.config.mjs ये फाइल पोस्ट CSS कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है जो आपके CSS को प्रोसेस करने में मदद करती है। tailwind.config.js ये tailwind CSS कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें आप अपने कस्टम स्टाइल्स और थीम्स डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 6 readme.md ये फाइल आपके प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है, इसमें आप प्रोजेक्ट के पर्पस, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस और यूसेज के बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों, यह था Next.js के डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। What is the default behavior of routing in Next.js? Next.js का डिफ़ॉल्ट राउटिंग बिहेवियर क्या होता है? आइए हम Next.js का डिफ़ॉल्ट राउटिंग बिहेवियर समझते हैं। Next.js में राउटिंग फाइल बेस्ड होती है, मतलब src पेजेस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली URL राउट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास src के अंदर page.js फाइल है तो ये होम पेज राउट को रिप्रेजेंट करती है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक अबाउट पेज क्रिएट करते हैं जो /about URL पर एक्सेसिबल होगा। पहले इंश्योर करें कि आपके प्रोजेक्ट के src डायरेक्टरी के अंदर एक पेजेस डायरेक्टरी है। अगर नहीं है तो आपको ये डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। देखिए मैं ये डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम src पेजेस डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसे about.js नाम देते हैं। देखिए मैं ये फाइल कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। about.js फाइल को ओपन करें और इसमें फॉलोइंग कोड लिखें। देखिए मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ। अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000/about URL को एक्सेस करें, आपको अबाउट पेज और उसका कंटेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि Next.js में डिफ़ॉल्ट राउटिंग बिहेवियर कितना सिंपल है और कैसे हमने एक बेसिक अबाउट राउट क्रिएट किया। Next.js में फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम ने हमारी लाइफ आसान बना दी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, हाउ डू यू क्रिएट अ नेस्टेड राउट इन Next.js? उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपको React.js और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि उनमें आपको वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जॉब इंटरव्यूज़ में मदद करेगा। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। Next.js में नेस्टेड राउट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे नेस्टेड राउट्स क्रिएट करते हैं। नेस्टेड राउट्स का मतलब होता है एक राउट के अंदर और भी राउट्स होने। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ब्लॉग पेज और उसके अंदर एक फर्स्ट पोस्ट पेज क्रिएट करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। src पेजेस डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी बनाएं ब्लॉग नाम से। देखिए मैं यह डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट करें index.js नाम से, ये ब्लॉग पेज को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए मैं ये फाइल कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। index.js फाइल को ओपन करें और इसमें फॉलोइंग कोड लिखें। देखिए मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ। अब ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर एक और फाइल क्रिएट करें first-post.js नाम से, ये फर्स्ट पोस्ट पेज को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए मैं ये फाइल कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। first-post.js फाइल को ओपन करें और इसमें फॉलोइंग कोड लिखें। देखिए मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ। अपने डेवलपमेंट सर्वर को इंश्योर करें कि वो रन हो रहा है। अगर नहीं तो npm run dev कमांड एग्जीक्यूट करें। अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000/blog URL को एक्सेस करें, आपको ब्लॉग पेज और उसका कंटेंट दिखाई देगा। लोकल होस्ट 3000/blog/first-post URL को एक्सेस करें, आपको फर्स्ट पोस्ट और उसका कंटेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि Next.js में नेस्टेड राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। नेस्टेड राउट्स का बेनिफिट ये है कि आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में मॉड्यूलर और ऑर्गेनाइज्ड रूटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये अप्रोच मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ब्लॉग है जिसमें मल्टीपल पोस्ट्स हैं तो आप इजीली हर पोस्ट के लिए एक नेस्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं। अब समझते हैं नेस्टेड राउट्स के कुछ बेनिफिट्स को वन बाय वन। उससे पहले सवाल है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेस्टेड राउट्स इन Next.js? Number 1, modularity. It is easier to manage complex applications by breaking them into modules. Complex applications को modules में तोड़कर मैनेज करना आसान होता है। मतलब बड़े applications को छोटे छोटे modules में तोड़कर उन्हें अलग अलग हैंडल कर सकते हैं। Number 2, maintainability. Organized structure makes it easier to maintain and update the code.
ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से कोड को मेंटेन और अपडेट करना आसान होता है। मतलब जब आपका कोड सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसमें चेंजेस और अपडेट्स करना आसान होता है। नंबर 3, स्केलेबिलिटी। नेस्टेड राउट्स मेक इट ईजियर टू स्केल द एप्लीकेशन। नेस्टेड राउट्स से एप्लीकेशन को स्केल करना आसान होता है। मतलब आप अपने एप्लीकेशन में ईजिली नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिसरप्ट किए। नंबर 4, कोड रीडेबिलिटी। क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर इंप्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। क्लियर और अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर से कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। मतलब जब कोड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसे समझना और पढ़ना आसान होता है। नंबर 5, आइसोलेशन ऑफ कंसर्न्स। इट इज़ ईजियर टू आइसोलेट डिफरेंट फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। अलग अलग फीचर्स और कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना आसान होता है। मतलब हर फीचर या कंपोनेंट को अलग से मैनेज कर सकते हैं, जिससे बग्स और इश्यूज को ट्रैक करना आसान होता है। नंबर 6, ईज ऑफ नेविगेशन। नेस्टेड राउट्स मेक इट ईजियर फॉर यूजर्स टू नेविगेट द एप्लीकेशन। नेस्टेड राउट्स से यूजर्स के लिए एप्लीकेशन को नेविगेट करना आसान होता है। मतलब यूजर्स इजीली डिफरेंट पेजेस और सेक्शंस में मूव कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। नेस्टेड राउट्स यूज करने से आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्लियर और मैनेजेबल रहता है, जो कि बड़े एप्लीकेशंस में बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप इजीली फीचर्स ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स चेंजेस के। तो दोस्तों, इस तरह से हमने Next.js में बेसिक और नेस्टेड राउट्स क्रिएट करना सीखा और नेस्टेड राउट्स के बेनिफिट्स के बारे में जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाट इज डायनामिक राउटिंग इन Next.js एंड हाउ डू यू क्रिएट इट? Dynamic routing in Next.js is a feature that allows us to create URLs that change based on user input or data. Dynamic routing Next.js में एक ऐसा फीचर है जो हमें डायनामिक URLs बनाने की सुविधा देता है। मतलब हम ऐसे URLs बना सकते हैं जो यूज़र के इनपुट या डेटा के आधार पर चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं और हर ब्लॉग पोस्ट का URL उसके टाइटल या ID के अनुसार होता है, तो यह डायनामिक राउटिंग का यूज़ है। अब हम देखते हैं कि डायनामिक राउट कैसे बनाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने ब्लॉग और फर्स्ट पोस्ट पेज क्रिएट किया था। अब मान लीजिए हमें हर ब्लॉग पोस्ट के लिए अलग अलग URLs क्रिएट करना है, तो हम यहाँ डायनामिक राउटिंग का यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। SRC के अंदर पेजेस फोल्डर, फिर उसके अंदर ब्लॉग, फिर फर्स्ट पोस्ट। अब इस फर्स्ट पोस्ट URL को डायनामिक बनाएंगे। अब आप यहाँ पेजेस ब्लॉग फोल्डर के अंदर हमने id.js फाइल क्रिएट की है। id.js फाइल का मतलब है कि यह एक डायनामिक राउट है जो किसी भी ID को एक्सेप्ट करेगी। अब हम id.js फाइल के कोड को देख सकते हैं। मैंने कैसे लिखा है। यहाँ हमने यूज राउटर हुक का उपयोग किया है जो Next.js से आता है। यूज राउटर हुक का काम है URL से पैरामीटर्स को निकालने के लिए। राउटर डॉट क्वेरी से हम URL का ID पैरामीटर एक्सेस करते हैं और फिर उसे कंपोनेंट में डिस्प्ले कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। पहले हमने फर्स्ट पोस्ट का एग्जाम्पल देखा था। अब हम URL में सेकंड पोस्ट लिखकर देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000/blog/secondpost URL को एक्सेस करेंगे तो आपको ब्लॉग पोस्ट ID सेकंड पोस्ट दिखाई देगा, और जब थर्ड पोस्ट लिखेंगे तो ब्लॉग पोस्ट ID URL के हिसाब से चेंज हो जाएगा। इस तरह आप डायनामिक राउटिंग का उपयोग करके हर ब्लॉग पोस्ट के लिए अलग अलग URL जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। What is a catch-all route in Next.js and how do you define it? यह एक intermediate question है। A catch-all route in Next.js is a dynamic route that can match multiple segments in a URL. It's useful when you want a single page to handle multiple paths. To define a catch-all route, you use 3 dots inside square brackets. Catch-all route Next.js में एक ऐसा डायनामिक राउट है जो एक URL के मल्टीपल सेगमेंट्स को मैच कर सकता है। ये तब यूज़फुल होता है जब आप चाहते हैं कि एक सिंगल पेज मल्टीपल पाथ्स को हैंडल करे। कैच ऑल राउट को डिफाइन करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट्स का यूज़ करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में एक कैच ऑल राउट बनाना है जो प्रोडक्ट्स के मल्टीपल कैटेगरीज को हैंडल करे। अब आप यहाँ pages/products फोल्डर के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट्स slug.js फाइल क्रिएट की है। slug.js फाइल का मतलब है कि यह एक कैच ऑल डायनामिक राउट है
जो किसी भी URL सेगमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी, और एक index.js फाइल को भी क्रिएट किया है जो main/product फाइल को शो करेगी। अब हम slug.js फाइल के कोड को देखते हैं। यहाँ हमने useRouter हुक का उपयोग किया है जो next.js से आता है। useRouter हुक का काम है URL से पैरामीटर्स को निकालने के लिए। router.query से हम URL का slug पैरामीटर एक्सेस करते हैं जो एक अरे होता है और उसे कंपोनेंट में डिस्प्ले कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोकल होस्ट 3000/products/electronics/123 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको प्रोडक्ट स्लग electronics/123 दिखाई देगा। और जब आप लोकल होस्ट 3000/products/electronics/123/parts/456 लिखेंगे तो प्रोडक्ट स्लग electronics/123/parts/456 दिखाई देगा। इस तरह आप कैच ऑल राउटिंग का उपयोग करके मल्टीपल सेगमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो यह था कैच ऑल राउट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट.js में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको React.js और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि उनमें आपको वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जॉब इंटरव्यूज में मदद करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल लेवल डायनामिक राउट एंड अ कैच ऑल राउट इन नेक्स्ट.js? A single level dynamic route in Next.js is a route that captures a single dynamic segment in the URL. In contrast, a catch-all route can capture multiple segments in a URL. The single level dynamic route uses square brackets with one segment, whereas a catch-all route uses 3 dots inside square brackets. Next.js में single level dynamic route एक ऐसा route है जो URL में एक ही dynamic segment को capture करता है। इसके विपरीत कैच ऑल राउट मल्टीपल सेगमेंट्स को कैप्चर कर सकता है। सिंगल लेवल डायनामिक राउट स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एक सेगमेंट यूज करता है, जबकि कैच ऑल राउट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट्स का यूज करता है। चलिए इसको एक टेबल के जरिए और भी क्लियरली समझते हैं। एक तरफ आप सिंगल लेवल डायनामिक राउट देखेंगे और दूसरी तरफ कैच ऑल राउट। पहला, सिंगल लेवल डायनामिक राउट कैप्चर्स अ सिंगल डायनामिक सेगमेंट इन द URL, whereas catch all route captures multiple segments in the URL. इसका मतलब सिंगल लेवल डायनामिक राउट एक ऐसा राउट है जो URL में सिर्फ एक डायनामिक सेगमेंट को कैप्चर करता है, जबकि कैच ऑल राउट मल्टीपल सेगमेंट्स को कैप्चर कर सकता है। दूसरा, सिंगल लेवल डायनामिक राउट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर id.js फाइल का यूज करना होता है, जबकि कैच ऑल राउट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 डॉट फाइल का नाम slug.js यूज करते हैं। तीसरा, सिंगल लेवल डायनामिक राउट के लिए फाइल पाथ src/pages/products/id.js होगा, जबकि कैच ऑल राउट के लिए फाइल पाथ src/pages/products/3.slug.js होगा। चौथा, सिंगल लेवल डायनामिक राउट में पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग होता है, जबकि कैच ऑल राउट में पैरामीटर टाइप अरे होता है। इन पॉइंट्स के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिंगल लेवल डायनेमिक राउट और कैच ऑल राउट में क्या फ़र्क होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिंगल लेवल डायनेमिक राउट और कैच ऑल राउट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट.js में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। अगर आप अब तक हमारे वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। How does Next.js handle nested dynamic routes? Next.js handles nested dynamic routes by allowing you to create nested folders and files with dynamic segments. Each folder or file can represent a part of the URL, enabling deeply nested routes. Next.js nested dynamic routes को handle करता है nested folders और files के जरिए जिसमें dynamic segments होते हैं। हर folder या file URL का एक हिस्सा represent करता है, जिससे डीपली नेस्टेड राउट्स क्रिएट करने की सुविधा मिलती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में नेस्टेड डायनामिक राउट्स हैं जो प्रोडक्ट्स और उनके कैटेगरीज को हैंडल करते हैं। यहाँ हमने pages/products फोल्डर के अंदर कैटेगरी के लिए एक डायनामिक फोल्डर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैटेगरी बनाया है और उसके अंदर ID के लिए एक डायनामिक फाइल id.js बनाई है। अब हम कैटेगरी id.js फाइल में कोड को समझते हैं।
यहाँ हमने यूज़र आउटर हुक का उपयोग किया है जो Next.js से आता है। यूज़र आउटर हुक का काम है URL से पैरामीटर्स को निकालने के लिए। राउटर डॉट क्वेरी से हम URL के कैटेगरी और ID पैरामीटर्स को एक्सेस करते हैं और उन्हें कंपोनेंट में डिस्प्ले कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोकल होस्ट 3000/products/electronics/123 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्ट ID 123 दिखाई देगा। एग्जाम्पल 2, अगर आप products/samsung-mobile/456 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको कैटेगरी सैमसंग मोबाइल और प्रोडक्ट ID 456 दिखाई देगा। एग्जाम्पल 3, अगर आप प्रोडक्ट्स के अंदर डेल लैपटॉप/789 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको कैटेगरी डेल लैपटॉप और प्रोडक्ट ID 789 दिखाई देगा। इस तरह आप Next.js में नेस्टेड डायनामिक राउट्स को हैंडल कर सकते हैं और उन्हें अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था नेस्टेड डायनामिक राउट्स को हैंडल करने का तरीका Next.js में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके एडवांस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने Next.js में डायनामिक राउटिंग और कैच ऑल सेगमेंट्स क्रिएट करना सीखा और इसके डिफरेंसेस के बारे में जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाउ कैन यू मेक अ कैच ऑल राउट ऑप्शनल इन Next.js? याद रखें, इस वीडियो में जितने भी सवाल होंगे सारे एडवांस्ड होंगे। To make a catch-all route optional in Next.js, you can add double square brackets with 3 dots like this. This makes the dynamic segment optional. Next.js में catch-all route को optional बनाने के लिए आप double square brackets के साथ 3 dots इस तरह से यूज़ करते हैं। इससे dynamic segment optional हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अब आप यहाँ पेजेस प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स विद 3 डॉट्स slug.js फाइल क्रिएट की है। ये फाइल ऑप्शनल कैच ऑल राउट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि अगर URL में slug पैरामीटर नहीं है तो भी ये राउट काम करेगा। अब इस फाइल में लिखे कोड को समझते हैं। इंपोर्ट यूजर राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर, ये लाइन यूजर राउटर हुक को इंपोर्ट करती है जो हमें करंट URL और उसके पैरामीटर्स का एक्सेस देती है। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल यूज राउटर हुक को यूज करके राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कॉन्स्ट स्लग इज इक्वल राउटर डॉट क्वेरी से स्लग पैरामीटर को एक्सेस किया जो URL से आता है। इफ स्लग ये एल्स ये एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशनल ब्लॉक चेक करता है कि स्लग पैरामीटर है या नहीं। अगर है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। स्लग डॉट जॉइन स्मॉल ब्रैकेट स्लैश, अगर स्लग एक अरे है तो जॉइन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्लैश मेथड यूज करके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं जो URL के पार्ट्स को स्लैश से सेपरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, लोकल होस्ट 3000/products, इस URL पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट्स होम दिखाई देगा। लोकल होस्ट 3000/products/electronics, इस URL पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट स्लग इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई देगा। लोकल होस्ट 3000/products/electronics/laptop, इस URL पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट स्लग इलेक्ट्रॉनिक्स/लैपटॉप दिखाई देगा। इस तरह आप ऑप्शनल कैच ऑल रूट्स को Next.js में इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपके एप्लीकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले सवाल पे। What are some use cases for catch-all routes in Next.js applications? Catch-all routes उन सिनारियोस में यूज़फुल होते हैं जहां आप एक सिंगल पेज से मल्टीपल पाथ्स को हैंडल करना चाहते हैं। अब इसके यूज़ केसेस को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला, ब्लॉग पोस्ट पेजेस जो मल्टीपल कैटेगरीज को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मीडियम, जहां हर ब्लॉग पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज और टैग्स के साथ एक्सेसिबल होती है। URL medium.com टैग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ टेक्नोलॉजी और AI फ्यूचर डायनामिक सेगमेंट्स हैं जो कैटेगरीज और स्पेसिफिक पोस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पेजेस जो मल्टीपल कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, Amazon, जहाँ हर प्रोडक्ट पेज मल्टीपल कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के अंदर आता है। यहाँ मोबाइल, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स डायनेमिक सेगमेंट्स हैं जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं।
कैच ऑल रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स और नेस्टेड यूआरएल स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने में मदद करते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन अधिक ऑर्गेनाइज्ड और स्केलेबल बनता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जैसे मीडियम और अमेजॉन यह दिखाते हैं कि कैच ऑल रूट्स कैसे मल्टीपल कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और सेक्शंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। What is the role of getStaticPaths in dynamic routing with Next.js? GetStaticPaths is a function used in Next.js for dynamic routing. It helps generate static pages at build time based on the dynamic routes you define. This is particularly useful for static site generation (SSG). GetStaticPaths एक फंक्शन है जो Next.js में डायनामिक राउटिंग के लिए यूज होता है। ये बिल्ड टाइम पर स्टैटिक पेजेस जनरेट करने में मदद करता है जो आपके डायनेमिक राउट्स के बेस पर होते हैं। ये स्टैटिक साइट जनरेशन (SSG) के लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल कोड दिखाता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन getStaticPaths ये फंक्शन डिफाइन करता है कि कौन से डायनेमिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट होने चाहिए। कॉन्स्ट पाथ्स, कॉन्स ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हर ऑब्जेक्ट एक डायनेमिक राउट को रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न पाथ्स, फॉल बैक, फॉल्स ये रिटर्न स्टेटमेंट पाथ्स को डिफाइन करता है और फॉल बैक को फॉल्स सेट करता है, जो बताता है कि सिर्फ प्री डिफाइंड पाथ्स के लिए ही पेजेस जनरेट होंगे। तो getStaticPaths फंक्शन का रोल ये होता है कि ये प्री डिफाइंड डायनामिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट करता है बिल्ड टाइम पर। इससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और पेजेस जल्दी लोड होते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ कैन यू जनरेट स्टैटिक पेजेस फॉर डायनामिक राउट्स यूजिंग getStaticPaths एंड getStaticProps इन Next.js? To generate static pages for dynamic routes, you use both getStaticPaths and getStaticProps functions. getStaticPaths defines the dynamic routes and getStaticProps fetches the necessary data for those routes. Dynamic routes के लिए static pages generate करने के लिए आप getStaticPaths और getStaticProps functions का यूज करते हैं। getStaticPaths dynamic routes को डिफाइन करता है और getStaticProps उन routes के लिए necessary data fetch करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अब हम पेजेस प्रोडक्ट्स डायरेक्टरी के अंदर id.js फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल में हम getStaticPaths और getStaticProps फंक्शंस का यूज करेंगे ताकि स्टैटिक पेजेस जनरेट हो सकें। अब हम id.js के कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन getStaticPaths ये फंक्शन डिफाइन करता है कौन से डायनेमिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट होने चाहिए। यहाँ हमने पाथ्स अरे डिफाइन किया है जिसमें हर ऑब्जेक्ट एक डायनेमिक राउट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन getStaticProps बाय params ये फंक्शन स्पेसिफिक राउट के लिए नेसेसरी डेटा फेच करता है। यहाँ हमने params.id के बेस पर डेटा फेच कर रहे हैं। const product page इज इक्वल प्रोडक्ट ये कंपोनेंट फेच डेटा को रेंडर करता है। यहाँ हम प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। const id इज इक्वल router.query URL CID पैरामीटर को एक्सेस कर रहे हैं। रिटर्न कंपोनेंट का रेंडर मेथड जो फेच्ड प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले करता है। एसिंक फंक्शन फेच प्रोडक्ट बाय id ये फंक्शन सिम्युलेट करता है प्रोडक्ट डेटा को फेच करने का प्रोसेस बेस्ड ऑन द id। एग्जाम्पल के लिए लोकल होस्ट 3000/products/1 इस URL पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट ID 1, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोडक्ट 1 दिखाई देगा। लोकल होस्ट 3000/products/2 इस URL पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट ID 2, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोडक्ट 2 दिखाई देगा। तो ये था एग्जाम्पल और उसका आउटपुट, जिससे आप समझ गए होंगे कि getStaticPaths और getStaticProps फंक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं Next.js में डायनामिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट करने के लिए। इस तरह से हमने Next.js में डायनामिक राउटिंग और कैच ऑल सेगमेंट्स क्रिएट करना सीखा और इसके डिफरेंसेस के बारे में जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाउ कैन यू क्रिएट अ कस्टम 404 पेज इन Next.js यूजिंग द ऐप डायरेक्टरी? Creating a custom 404 page in Next.js using the app directory is straightforward. You need to create a notfound.js file in your app directory. This file will automatically be used by Next.js whenever a 404 error occurs.
Next.js में ऐप डायरेक्टरी का यूज़ करके कस्टम 404 पेज बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस अपने ऐप डायरेक्टरी में एक notfound.js फाइल क्रिएट करनी है। जब भी कोई 404 एरर होती है, Next.js इस फाइल को ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा। चलिए आपको अब notfound.js फाइल क्रिएट करके एग्जाम्पल दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको React.js और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उनमें आपको वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल कंसेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जॉब इंटरव्यूज़ में मदद करेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ऐप डायरेक्टरी के अंदर notfound.js फाइल क्रिएट करते हैं। अब notfound.js फाइल के अंदर में कुछ कोड लिखा है, उससे देखते हैं, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऊपर में मैंने इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, Next.js का लिंक कंपोनेंट इंपोर्ट किया गया है, जो इंटरनल नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, नॉट फाउंड सा ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो कस्टम 404 पेज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू CSS स्टाइल्स को इनलाइन स्टाइल ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। चाहे तो आप अपने हिसाब से स्टाइल्स कर सकते हैं। रिटर्न में इसमें HTML स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, जो 404 एरर राउट फाइंड होने पर डिस्प्ले होगा। हमने डिव के अंदर एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक लिंक यूज़ किया है, जो होम पेज पर रिडायरेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि कस्टम 404 पेज कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यूज़र लोकल होस्ट 3000/unknown पेज URL एक्सेस करता है, तो उन्हें हमारा कस्टम 404 पेज दिखेगा। जैसे कि अब अपने ब्राउज़र में कुछ अननोन URLs को एक्सेस करके देखते हैं। लोकल होस्ट 3000/non-existing पेज, इन URLs को एक्सेस करने पर आपको हमारा कस्टम 404 पेज दिखाई देगा, जिसमें मैसेज होगा 404 पेज नॉट फाउंड और सॉरी, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि हमने नॉट फाउंड पेज में लिखा था। तो इस तरह आप Next.js में ऐप डायरेक्टरी का यूज़ करके कस्टम 404 पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है और उन्हें गाइड करता है जब वे किसी गलत URL को एक्सेस करते हैं। तो ये था कस्टम 404 पेज बनाने का तरीका Next.js में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछे। इस तरह से हमने Next.js में कस्टम 404 पेज बनाना सीखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। What is a component in Next.js and how do we create it? A component in Next.js is a reusable piece of code that defines a part of the user interface. Components allow you to split the UI into independent reusable pieces and think about each piece in isolation. Components can be functions or classes in JavaScript or TypeScript. Next.js में component एक reusable piece of code होता है जो user interface के एक हिस्से को define करता है। Components आपको UI को independent reusable pieces में split करने की अनुमति देते हैं और हर piece के बारे में isolation में सोचने का अवसर देते हैं। Components जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस या क्लासेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स डायरेक्टरी के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट .js फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम फर्स्ट कंपोनेंट फाइल के अंदर के कोड को समझेंगे। देखिए ये कोड कैसा है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है ताकि हम रिएक्ट कंपोनेंट्स बना सकें। फिर कॉन्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट, यह एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो JSX में UI को डिफाइन करता है। रिटर्न में यह HTML स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो कंपोनेंट रेंडर करेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट कंपोनेंट, यह स्टेटमेंट कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करता है ताकि हम इसे दूसरे फाइल्स में यूज़ कर सकें। अब हम इस कंपोनेंट को अपने मेन पेज में यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऐप के अंदर page.js फाइल है। page.js में हमने फर्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। रिटर्न में हमने फर्स्ट कंपोनेंट को HTML स्ट्रक्चर में यूज़ किया ताकि यह होम पेज पर रेंडर हो सके। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोकल होस्ट 3000 URL एक्सेस करते हैं तो हमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट दिखेगा। इस तरह आप Next.js में कंपोनेंट्स क्रिएट और यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स आपके कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनाते हैं,
जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस आसान हो जाती है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स। इसमें पहला सवाल है, व्हाट आर सर्वर कंपोनेंट्स एंड हाउ डू वी क्रिएट देम? अंडरस्टैंडिंग सर्वर कंपोनेंट्स. Server components are rendered on the server and sent to the client as static HTML. सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर पर रेंडर होते हैं और क्लाइंट को स्टैटिक HTML के रूप में भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इस कोड स्निपेट को। क्रिएटिंग द कंपोनेंट, यहाँ हमने एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट बनाया जो सर्वर पर रेंडर होता है। रेंडरिंग ऑन द सर्वर, जब यह कंपोनेंट रेंडर होता है तो यह स्टैटिक HTML के रूप में क्लाइंट को भेजा जाता है। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि यह कंपोनेंट सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और क्लाइंट को स्टैटिक कंटेंट के रूप में भेजा जाता है, जिससे इनिशियल लोड फास्ट होता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा सर्वर कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। ये स्टैटिक HTML आउटपुट है जो सर्वर कंपोनेंट से जनरेट हुआ है। अब अगला सवाल, व्हाट आर क्लाइंट कंपोनेंट्स एंड हाउ डू वी क्रिएट देम? क्लाइंट कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड ऑन द क्लाइंट साइड एंड कैन हैंडल इंटरएक्टिविटी। क्लाइंट कंपोनेंट्स क्लाइंट साइड पर रेंडर होते हैं और इंटरएक्टिविटी को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोड फॉर क्लाइंट कंपोनेंट, इंपोर्टिंग यूज स्टेट हुक। क्लाइंट कंपोनेंट में हमने रिएक्ट और यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया। यूज स्टेट हुक का यूज करके हमने काउंट नाम की स्टेट बनाई। क्रिएटिंग इंटरएक्टिविटी, हमने एक बटन ऐड किया जो काउंट को इंक्रीमेंट करता है जब उसे क्लिक किया जाता है। इस कंपोनेंट को क्लाइंट साइड पर रेंडर किया जाता है जिससे यह यूज़र इंटरेक्शन को हैंडल कर सकता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा क्लाइंट कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्लाइंट कंपोनेंट्स Next.js में क्लाइंट साइड पर रेंडर होते हैं और इंटरएक्टिविटी को हैंडल कर सकते हैं। हमने एक सिंपल क्लाइंट कंपोनेंट बनाया जो यूज़र इंटरेक्शन के आधार पर काउंट को इंक्रीमेंट करता है। इससे पता चलता है कि क्लाइंट कंपोनेंट्स यूज़र इंटरेक्शन और डायनामिक अपडेट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सर्वर कंपोनेंट्स इन Next.js? यह सवाल इंटरमीडिएट है। सर्वर कंपोनेंट्स कैन improve performance by reducing the amount of JavaScript sent to the client. They also enhance security by keeping sensitive data on the server. सर्वर कंपोनेंट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये क्लाइंट को भेजे जाने वाले जावास्क्रिप्ट की मात्रा को कम कर देते हैं। ये सिक्योरिटी को भी एनहांस करते हैं क्योंकि सेंसिटिव डेटा सर्वर पर ही रहता है। अब इसके डिटेल्ड बेनिफिट्स को देखते हैं। नंबर 1, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। सर्वर कंपोनेंट्स स्टैटिक HTML के रूप में भेजे जाते हैं जिससे क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट की मात्रा कम हो जाती है। कम जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि ब्राउज़र को कम पार्सिंग और एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है जिससे पेज फास्टर लोड होता है। यह यूज़र्स के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करता है, खासकर लो पावर डिवाइसेस और स्लो नेटवर्क्स पर। नंबर 2, एनहांस्ड सिक्योरिटी। सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं जिससे सेंसिटिव डेटा को क्लाइंट साइड पर भेजने की आवश्यकता नहीं होती। इससे डेटा ब्रीचेस और अन्य सिक्योरिटी रिस्क्स कम हो जाते हैं। सेंसिटिव ऑपरेशंस और डेटा प्रोसेसिंग सर्वर पर की जा सकती है जिससे डेटा सुरक्षित रहता है। नंबर 3, SEO बेनिफिट्स। सर्वर कंपोनेंट सर्च इंजिन्स के लिए फुली रेंडर्ड HTML प्रदान करते हैं। इससे सर्च इंजिन्स आसानी से कंटेंट को क्रॉल और इंडेक्स कर सकते हैं जिससे SEO इम्प्रूव होता है। बेटर SEO का मतलब है कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में हायर रैंक कर सकती है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कैन यू यूज़ हुक्स इन सर्वर कंपोनेंट्स? नहीं, हुक्स जैसे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में यूज़ नहीं किए जा सकते क्योंकि ये हुक्स क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाउ डू सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर? सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स कैन इंटरैक्ट बाय पासिंग प्रॉप्स from server components to client components. This allows server components to handle data fetching and pass the data to client components for rendering. सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स प्रॉप्स के माध्यम से इंटरैक्ट कर सकते हैं।
यह सर्वर कंपोनेंट्स को डेटा फेचिंग हैंडल करने और क्लाइंट कंपोनेंट्स को डेटा पास करने की अनुमति देता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब हम पेरेंट कंपोनेंट .js, क्लाइंट कंपोनेंट .js और सर्वर कंपोनेंट .js फाइल्स में कोड समझते हैं। सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमने रिएक्ट और दूसरे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया। हमने डेटा नाम की एक कांस्टेंट बनाई जिसमें मैसेज स्टोर्ड है। हमने सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट को रेंडर किया और डेटा को प्रॉप्स के रूप में क्लाइंट कंपोनेंट को पास किया। अब सर्वर कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया। सर्वर कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो सिर्फ एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करता है। अब क्लाइंट कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमने रिएक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट किया। क्लाइंट कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो डेटा को प्रॉप्स के रूप में एक्सेप्ट करता है। यूज स्टेट हुक का उपयोग करके हमने काउंट नाम की स्टेट बनाई। हमने डेटा डॉट मैसेज को डिस्प्ले किया और एक बटन ऐड किया जो काउंट को इंक्रीमेंट करता है। पेरेंट कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट से डेटा फेच करता है और इसे क्लाइंट कंपोनेंट को प्रॉप्स के रूप में पास करता है। क्लाइंट कंपोनेंट इस डेटा को रेंडर करता है और यूजर इंटरेक्शन हैंडल करता है। इससे सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि सर्वर कंपोनेंट का मैसेज क्लाइंट कंपोनेंट में पास हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है। जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स प्रॉप्स के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं और डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और प्रॉप्स के माध्यम से डेटा कैसे पास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज़ द यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव and when should you use it? The use client directive in Next.js is used to explicitly mark a component as a client component. This is necessary when a component uses client-side features like state or effects. Next.js में use client directive का use एक component को explicitly client component के रूप में mark करने के लिए किया जाता है। ये आवश्यक होता है जब कोई component client-side features जैसे state या effects का उपयोग करता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यूज क्लाइंट डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब हम क्लाइंट ओनली कंपोनेंट .js फाइल में कोड लिखते हैं। यूज क्लाइंट डायरेक्टिव कंपोनेंट के ऊपर पर रखा जाता है ताकि यह Next.js को बता सके कि यह एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। हमने रिएक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट किया। क्लाइंट ओनली कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो क्लाइंट साइड पर रेंडर होता है। यूज स्टेट हुक का उपयोग करके हमने काउंट नाम की स्टेट बनाई। हमने HTML स्ट्रक्चर में काउंट को डिस्प्ले किया और एक बटन ऐड किया जो काउंट को इंक्रीमेंट करता है। यूज क्लाइंट डायरेक्टिव को कंपोनेंट के सबसे ऊपर पर ऐड किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कंपोनेंट हमेशा क्लाइंट साइड पर रेंडर हो। क्लाइंट ओनली कंपोनेंट यूज स्टेट हुक का उपयोग करके स्टेट को मैनेज करता है और यूज़र इंटरेक्शन हैंडल करता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा क्लाइंट ओनली कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ओनली कंपोनेंट का मैसेज और काउंट वैल्यू डिस्प्ले हो रहे हैं। जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज़ करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका कंपोनेंट हमेशा क्लाइंट साइड पर रेंडर हो। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव क्या है और इसका उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। इस तरह हमने Next.js में कंपोनेंट्स के बारे में सीखा। हमने देखा कैसे एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है, सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के बीच फ़र्क क्या होता है और कैसे इनका उपयोग करके आप अपने Next.js एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। What are the performance implications of using client components over server components?
Client components can increase the amount of JavaScript sent to the client, leading to longer load times and slower performance, especially on low power devices or slow networks. Client components client को भेजे जाने वाले जावास्क्रिप्ट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे लोड टाइम्स और परफॉर्मेंस धीमी हो सकती है, खासकर लो पावर डिवाइसेस या स्लो नेटवर्क्स पर। अब इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नंबर 1, जावास्क्रिप्ट बंडलिंग। क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ ज़्यादा जावास्क्रिप्ट फाइल्स बंडल्ड होती हैं, जिन्हें ब्राउज़र को डाउनलोड और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इससे इनिशियल लोड टाइम बढ़ सकता है और यूज़र एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है। नंबर 2, एग्जीक्यूशन ऑन क्लाइंट साइड। क्लाइंट कंपोनेंट्स क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे सीपीयू और मेमोरी यूसेज बढ़ सकती है। लो पावर डिवाइसेस या स्लो नेटवर्क्स पर यह सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। नंबर 3, हाइड्रेशन प्रोसेस। क्लाइंट कंपोनेंट्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हाइड्रेशन प्रोसेस की आवश्यकता होती है, जिससे एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड होता है। यह प्रोसेस इनिशियल लोड टाइम को बढ़ा सकती है। अब अगला सवाल, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज अ Next.js एप्लीकेशन यूजिंग सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स? To optimize a Next.js application, you can leverage server components for static content and client components for interactivity, ensuring that only necessary JavaScript is sent to the client. Next.js application को optimize करने के लिए आप static content के लिए server components और interactivity के लिए client components का उपयोग कर सकते हैं, जिससे केवल आवश्यक JavaScript client को भेजी जाती है। अब इसके कुछ optimization strategies को देखते हैं। नंबर 1, यूज़ सर्वर कंपोनेंट्स फॉर स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट जैसे हेडर्स, फुटर्स और स्टैटिक पेजेस के लिए सर्वर कंपोनेंट्स का उपयोग करें। इससे क्लाइंट को स्टैटिक HTML भेजी जाती है, जो फास्ट लोड टाइम्स अश्योर करती है। नंबर 2, लेजी लोडिंग क्लाइंट कंपोनेंट्स। क्लाइंट कंपोनेंट्स को लेजी लोड करें ताकि वे केवल ज़रूरत पड़ने पर ही लोड हों। इससे इनिशियल लोड टाइम कम होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। नंबर 3, कोड स्प्लिटिंग। Next.js में बिल्ट इन कोड स्प्लिटिंग फीचर्स का यूज़ करें ताकि जावास्क्रिप्ट बंडल्स को स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट किया जा सके। इससे ब्राउज़र को स्मॉलर फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं, जो फास्ट लोडिंग इंश्योर करता है। नंबर 4, ऑप्टिमाइज इमेज लोडिंग। Next.js की इमेज ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स का उपयोग करें ताकि इमेजेस इफ़िशिएंटली लोड हों। ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस पेज लोड स्पीड को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती हैं। नंबर 5, कैचिंग एंड CDN। स्टैटिक एसेट्स और API रिस्पॉन्सेज को कैश करने के लिए कैचिंग स्ट्रैटेजीज और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स CDN का उपयोग करें। इससे सर्वर लोड कम होता है और कंटेंट तेज़ी से डिलीवर होती है। तो ये थे कुछ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज जिससे सर्वर कंपोनेंट्स का यूज़ करके स्टैटिक कंटेंट को इफ़िशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट्स से इंटरैक्टिविटी बनाएं और लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कैचिंग और CDNs का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कैन यू यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन सर्वर कंपोनेंट्स? Yes, you can use environment variables in server components because server components are rendered on the server where environment variables are accessible. हाँ, आप सर्वर कंपोनेंट्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर पर रेंडर होते हैं जहां एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं। यहां आप एग्जाम्पल कोड देख सकते हैं जहां सर्वर कंपोनेंट में process.env का उपयोग करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस किया जाता है। क्योंकि यह कंपोनेंट सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सिक्योरली एक्सेस किया जा सकता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ योर API URL आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल स्टेट मैनेजमेंट इन अ Next.js application with both server and client components? State management in a Next.js application with both server and client components is done by handling state on the client side using hooks like useState or global state management libraries like Redux, while server components can pass initial data as props to client components. Next.js एप्लीकेशन में सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए क्लाइंट साइड पर हुक्स जैसे useState या ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज जैसे Redux का उपयोग किया जाता है, जबकि सर्वर कंपोनेंट्स इनिशियल डेटा को प्रॉप्स के रूप में क्लाइंट कंपोनेंट्स को पास कर सकते हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब हम पेरेंट कंपोनेंट डॉट जेएस, क्लाइंट कंपोनेंट डॉट जेएस और सर्वर कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल्स में कोड समझते हैं। पहले पेरेंट कंपोनेंट समझते हैं। पेरेंट कंपोनेंट ने सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट को रेंडर किया। सर्वर कंपोनेंट सिर्फ स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करता है। क्लाइंट कंपोनेंट को इनिशियल काउंट प्रॉप के रूप में डेटा पास किया गया। अब सर्वर कंपोनेंट समझते हैं। सर्वर कंपोनेंट एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट है जो सिर्फ एक हेडिंग डिस्प्ले करता है। नाउ क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो यूज स्टेट हुक का उपयोग करता है। इस कंपोनेंट में हमने इनिशियल काउंट को प्रॉप के रूप में लिया और उसे यूज स्टेट के इनिशियल वैल्यू के रूप में पास किया। कंपोनेंट में दो बटन्स हैं जो काउंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। सर्वर कंपोनेंट ने कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं किया, लेकिन पेरेंट कंपोनेंट ने क्लाइंट कंपोनेंट को इनिशियल डेटा पास किया जो कि स्टेट के रूप में मैनेज किया गया। क्लाइंट कंपोनेंट ने यूज स्टेट हुक का उपयोग करके काउंट स्टेट को मैनेज किया और यूजर इंटरैक्शन के माध्यम से स्टेट को अपडेट किया। सर्वर कंपोनेंट स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले करता है और क्लाइंट कंपोनेंट इंटरैक्टिव फीचर्स के साथ स्टेट को मैनेज करता है। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, लेकिन प्रॉप्स के माध्यम से कनेक्टेड हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि सर्वर कंपोनेंट स्टैटिक मैसेज डिस्प्ले करता है और क्लाइंट कंपोनेंट में काउंट वैल्यू दिखाई देती है जिसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जा सकता है। जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे, काउंट वैल्यू अपडेट होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि Next.js में सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। हमने देखा कि किस तरह से सर्वर कंपोनेंट डेटा को क्लाइंट कंपोनेंट में पास करता है और फिर क्लाइंट साइड पर स्टेट मैनेज होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ डू सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स अफेक्ट SEO इन Next.js? Server components improve SEO by providing fully rendered HTML to search engines, making it easier for them to crawl and index content. Client components, if not optimized, can negatively impact SEO due to delayed content rendering. Server components SEO को improve करते हैं क्योंकि ये search engines को fully rendered HTML प्रदान करते हैं, जिससे कंटेंट को क्रॉल और इंडेक्स करना आसान हो जाता है। क्लाइंट कंपोनेंट्स अगर ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते तो डिलेड कंटेंट रेंडरिंग की वजह से SEO को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट के रोल्स को समझ लेते हैं। पहला, सर्वर कंपोनेंट्स। सर्वर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्वर साइड रेंडर होते हैं। मतलब ये कंपोनेंट्स जब सर्वर पर रेंडर होते हैं तो उनका HTML आउटपुट डायरेक्टली क्लाइंट को भेजा जाता है। इसका SEO पर क्या असर होता है? नंबर 1, SEO बेनिफिट्स। सर्वर कंपोनेंट्स का HTML कंटेंट पहले से रेंडर हो चुका होता है जब वो ब्राउज़र में लोड होता है। मतलब सर्च इंजन्स जैसे गूगल इस कंटेंट को आसानी से क्रॉल और इंडेक्स कर सकते हैं। ये SEO के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि सर्च इंजन्स को कंप्लीट HTML कंटेंट मिलता है। नंबर 2, फास्ट लोडिंग। सर्वर कंपोनेंट्स को सर्वर पर रेंडर किया जाता है जिससे पेज की इनिशियल लोड टाइम कम होती है। फास्ट लोडिंग पेजेस को सर्च इंजन्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो SEO रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। दूसरा, क्लाइंट कंपोनेंट्स। क्लाइंट कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र में रेंडर होते हैं। ये कंपोनेंट्स जावास्क्रिप्ट की मदद से रेंडर किए जाते हैं। इसका SEO पर क्या असर होता है? नंबर 1, SEO चैलेंजेस। क्लाइंट कंपोनेंट्स का कंटेंट तब ही रेंडर होता है जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। मतलब अगर सर्च इंजन बॉट्स जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो इस कंटेंट को क्रॉल नहीं कर पाते, जिससे SEO पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको इंश्योर करना होगा कि इंपॉर्टेंट कंटेंट को या तो सर्वर कंपोनेंट्स में रेंडर किया जाए या फिर सर्वर साइड रेंडरिंग SSR का यूज़ किया जाए। आप हाइब्रिड कंपोनेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें सर्वर और क्लाइंट दोनों कंपोनेंट्स का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अप्रोच होता है।
Next.js में सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स को समझना और उनका सही यूज करना एसईओ के लिए क्रूशियल है। सर्वर कंपोनेंट्स बेटर एसईओ के लिए प्रिफर्ड होते हैं, लेकिन अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट्स का यूज करना पड़े तो इंश्योर करें कि इंपॉर्टेंट कंटेंट सर्वर साइड रेंडर हो रहा हो या फिर एसएसआर इंप्लीमेंट हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने Next.js के एडवांस्ड क्वेश्चन ऑन सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स जैसे परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, स्टेट मैनेजमेंट और एसईओ इम्पैक्ट के बारे में सीखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाट इज अ कॉमन लेआउट इन Next.js and how can you apply it to all pages in your project? A common layout in Next.js is a reusable layout that contains common UI elements such as headers, footers, and navigation menus, which are shared across multiple pages of the application. You can create a common layout by defining a layout.js component and wrapping it around the content of all pages. Next.js में common layout एक reusable layout होता है जिसमें header, footer और navigation जैसे common UI elements होते हैं जो कई पेजेस में शेयर किए जाते हैं। आप layout.js कंपोनेंट को डिफाइन करके और उसे सभी पेजेस के कंटेंट के चारों तरफ रैप करके कॉमन लेआउट बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कॉमन लेआउट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम ऐप डायरेक्टरी में layout.js फाइल बनाएंगे। इस फाइल में पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है जो पूरे एप्लीकेशन के रूट लेआउट को डिफाइन करता है। हम मेन सेक्शन के ऊपर हेडर और नीचे फुटर ऐड करेंगे जिससे हर पेज का कंटेंट मेन सेक्शन में रैप होगा। यह लेआउट कंपोनेंट कॉमन यूआई एलिमेंट्स जैसे हेडर और फुटर को डिफाइन करता है। मेन सेक्शन में चिल्ड्रन को रैप किया जाता है जिससे हर पेज का कंटेंट इस सेक्शन में डायनेमिकली अपीयर होता है। अब जब आप अपने ब्राउज़र में पेजेस को लोड करेंगे तो हर पेज पर कॉमन हेडर और फुटर दिखाई देंगे, जबकि मेन सेक्शन में पेज स्पेसिफिक कंटेंट डायनेमिकली चेंज होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि कैसे कॉमन लेआउट क्रिएट किया जाता है और उसे सभी पेजेस पर अप्लाई किया जा सकता है। इससे आपकी कोड डुप्लीकेशन कम होती है और मेंटेनेबिलिटी बेहतर होती है। मैं इस वीडियो में सिर्फ कॉमन लेआउट के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपको पूरा लेआउट बनाकर दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आगे चलकर मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें सब कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कॉमन लेआउट्स इन Next.js एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम यूजिंग लेआउट्स इन ट्रेडिशनल React? Next.js में कॉमन लेआउट्स के फायदे। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। सभी पेजेस पर एक जैसा हेडर और फुटर रहेगा। नंबर 2, कोड डुप्लीकेशन में कमी। एक ही लेआउट को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, मेंटेनेबिलिटी। एक ही जगह पर बदलाव करने से सभी पेजेस पर असर पड़ता है। नंबर 4, परफॉर्मेंस। Next.js का सर्वर साइड रेंडरिंग लेआउट्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है जिससे पेज जल्दी लोड होते हैं। ट्रेडिशनल React से अंतर। ट्रेडिशनल React में हर पेज पर लेआउट अलग से जोड़ना पड़ता है। Next.js में सेंट्रली लेआउट मैनेज होता है जिससे काम आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। What is a nested layout in Next.js and how do you create it? A nested layout in Next.js is a layout that allows you to define multiple layouts within each other for different sections of your application. For example, you may have a main layout for the entire app, but within that you can have specific layouts for certain routes or sections like a about or teams. Nested layout Next.js में एक ऐसा लेआउट होता है जो आपको मल्टीपल लेआउट्स को एक दूसरे के अंदर डिफाइन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आपके पास पूरे एप्लीकेशन के लिए एक मेन लेआउट हो सकता है, लेकिन उसी के अंदर आप स्पेसिफिक राउट्स या सेक्शंस के लिए अलग लेआउट्स बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि नेस्टेड लेआउट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक मेन लेआउट है और उसके अंदर हम अबाउट के लिए अलग लेआउट चाहते हैं और टीम मेंबर्स के लिए अलग लेआउट चाहते हैं। सबसे पहले हम मेन लेआउट को देखेंगे जो कि पूरे एप्लीकेशन के लिए है। यह लेआउट हर पेज पर कॉमन रहता है और इसमें हेडर, फुटर और मेन कंटेंट एरिया होता है। आप देख सकते हैं कि इस लेआउट में हेडर और फुटर
सभी पेजेस के लिए कॉमन है। हर पेज के स्पेसिफिक कंटेंट को मेन सेक्शन में डायनामिकली लोड किया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए डेमो यूआई दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो अपने तरीके से CSS और यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चलिए नेस्टेड लेआउट्स पर चलते हैं। अब हम अबाउट पेज पर जाएंगे, जहां नेस्टेड लेआउट अप्लाई होता है। ये लेआउट केवल अबाउट पेज के लिए यूनिक है, जिसमें अलग हेडर, फुटर और साइड बार है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि अबाउट पेज के लिए एक अलग हेडर और फुटर है। यह अबाउट सेक्शन के लिए स्पेसिफिक लेआउट है। अब चलते हैं नेस्टेड लेआउट के अगले लेवल की ओर, जो टीम पेज पर लागू होता है। अब हम अबाउट टीम पेज पर जाएंगे, जहां टीम सेक्शन के लिए नेस्टेड लेआउट इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें टीम स्पेसिफिक लेआउट डिज़ाइन होते हैं। यहाँ पर टीम सेक्शन का लेआउट दिख रहा है, जो अबाउट सेक्शन के अंदर नेस्टेड है। अब हम चलते हैं टीम मेंबर्स पेज की ओर, जो एक और नेस्टेड लेआउट के साथ आता है। अभी हम अबाउट टीम मेंबर्स पेज पर जाएंगे, जहां मेंबर स्पेसिफिक लेआउट होता है। ये सबसे नेस्टेड लेआउट है जो टीम सेक्शन के अंदर आता है। आप देख सकते हैं कि हर पेज के लिए अलग अलग लेआउट्स हैं, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें बड़े एप्लीकेशंस में बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर देता है। अब आइए मेन लेआउट और नेस्टेड लेआउट के बीच फ़र्क को देखें। मेन लेआउट स्कोप। मेन लेआउट पूरे एप्लीकेशन के लिए लागू होता है। इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी पेज पर जाएं, हेडर और फुटर एक जैसे रहेंगे। कंसिस्टेंसी। मेन लेआउट सभी पेजेस के लिए एक जैसा हेडर और फुटर रखता है। इससे आपका एप्लीकेशन कंसिस्टेंट रहता है। यूसेज। आप इसे हर रूट पर देख सकते हैं। जैसे लोकल होस्ट 3000 पर जब आप जाएं तो यह लेआउट दिखाई देगा, या किसी भी राउट्स पर जाए फिर भी यह हेडर फुटर दिखाई देगा। नेस्टेड लेआउट्स स्कोप। नेस्टेड लेआउट्स स्पेसिफिक सेक्शंस या पेजेस पर लागू होते हैं। इसका मतलब है कि हर सेक्शन का अपना अलग हेडर और फुटर हो सकता है, जैसे अबाउट, टीम और मेंबर्स पेजेस में। फ्लेक्सिबिलिटी। नेस्टेड लेआउट से हर सेक्शन का लेआउट अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए अबाउट पेज में एक अलग हेडर और फुटर है, जो सिर्फ उसी सेक्शन के लिए है। यूसेज। यह लेआउट स्पेसिफिक पेजेस पर दिखता है, जैसे लोकल होस्ट 3000 अबाउट, लोकल होस्ट 3000 अबाउट टीम और लोकल होस्ट 3000 अबाउट टीम मेंबर्स। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे नेस्टेड लेआउट्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है और उनका उपयोग बड़े एप्लीकेशंस में किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। What is a conditional layout in Next.js and how can you implement it for specific pages or routes? A conditional layout in Next.js is a layout that changes based on specific conditions such as user authentication, device type, or page-specific requirements. Conditional layouts allow you to apply different layouts depending on the context of the page. Conditional layout Next.js में एक ऐसा लेआउट है जो स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन, डिवाइस टाइप या पेज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के आधार पर बदलता है। कंडीशनल लेआउट्स आपको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अलग अलग लेआउट्स अप्लाई करने की सुविधा देते हैं। आज के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे हम एक एप्लीकेशन में एडमिन और यूज़र रोल्स के लिए अलग अलग लेआउट्स अप्लाई कर सकते हैं। हम दो अलग अलग लेआउट्स बनाएंगे, एडमिन लेआउट और यूज़र लेआउट। फिर हम प्रोफाइल पेज पर कंडीशनल रेंडरिंग का उपयोग करके इन लेआउट्स को रेंडर करेंगे। इस एडमिन लेआउट .js को एक कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर में बनाया है और इसमें हमने एक साइड बार बनाया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस जैसे यूज़र मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स और सेटिंग्स शामिल हैं। मेन कंटेंट एरिया में हम डायनेमिक कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब चलते हैं यूज़र लेआउट पे। इस यूज़र लेआउट में साइड बार में ऑप्शंस जैसे प्रोफाइल, माय ऑर्डर्स और सेटिंग्स शामिल हैं। ये लेआउट यूज़र स्पेसिफिक कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से डिज़ाइन और लेआउट बना सकते हैं। अब हम कंडीशनल लेआउट का इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे profile.js फाइल में। यहाँ यूज़र रोल वेरिएबल की मदद से हम लेआउट को कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं। अगर यूज़र एडमिन है तो एडमिन लेआउट दिखेगा, अगर यूज़र है तो यूज़र लेआउट दिखेगा। इस तरह हम यूज़र रोल्स के आधार पर लेआउट्स को डायनेमिकली रेंडर कर सकते हैं। जब हम लोकल होस्ट 3000/profile URL में रिडायरेक्ट करेंगे तो आउटपुट में देख सकते हैं कि अगर यूज़र रोल को एडमिन करेंगे तो हमें यह आउटपुट दिखाई देगा, जिसमें साइड बार में यूज़र मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स और मेन कंटेंट में कुछ टेक्स्ट दिखेगा। उसी तरह
अगर प्रोफाइल में एडमिन रोल को बदलकर यूज़र रोल कर दिया जाए तो साइड बार में प्रोफाइल, माय ऑर्डर्स, सेटिंग्स और यूज़र डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे यूज़र रोल्स के आधार पर लेआउट्स को कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। कंडीशनल लेआउट्स हमें फ्लेक्सिबल यूज़र एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में मदद करते हैं, जहां हर यूज़र को उसके रोल के अनुसार कस्टमाइज्ड इंटरफेस मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। What are events in React or Next.js and how do you handle them? Events in React and Next.js are actions triggered by user interactions like clicking a button, typing in a text box, or submitting a form. These events are handled by writing functions that respond to these actions. React और Next.js में events वो actions होते हैं जो user interaction से trigger होते हैं, जैसे बटन पर क्लिक करना, टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना या फॉर्म सबमिट करना। इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए आप फंक्शंस लिखते हैं जो इन एक्शंस का रिस्पॉन्स देते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने एक फाइल बनाया event.js नाम का, और अब इसके कोड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हैंडल क्लिक फंक्शन एक एरो फंक्शन है। यह फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब यूज़र बटन पर क्लिक करता है। हमने इस फंक्शन के अंदर अलर्ट बटन क्लिक्ड लिखा है, जिससे बटन पर क्लिक होते ही एक अलर्ट बॉक्स दिखाई देगा। अब रिटर्न के अंदर हमने बटन एलिमेंट के अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। ऑन क्लिक इवेंट एट्रीब्यूट के जरिए हमने हैंडल क्लिक फंक्शन को पास किया है, जिससे जब यूज़र बटन क्लिक करेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट में जब आप क्लिक मी बटन पर क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स शो होगा जिसमें बटन क्लिक्ड लिखा होगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे फंक्शंस को यूज़र इंटरैक्शन से जोड़ा जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। How do you write functions in React or Next.js to handle events like clicks or form submissions? To handle events like clicks or form submissions, you define a function in your component and pass it as a handler to the relevant event. This function can perform any action you want, like updating state, making API calls, or preventing default form behavior. Clicks या form submissions जैसे events को handle करने के लिए आप अपने कंपोनेंट में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसे रेलिवेंट इवेंट के हैंडलर के रूप में पास करते हैं। ये फंक्शन स्टेट को अपडेट करने, एपीआई कॉल्स करने या फॉर्म के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकने जैसे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अब चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस बार हमने एक फाइल बनाया form.js नाम का, और इसमें एक फॉर्म सबमिशन हैंडल करने का कोड लिखा है। आइए इसे देखते हैं। यूज स्टेट हुक, ये हुक नेम स्टेट वेरिएबल को मैनेज करता है। यूज स्टेट का मतलब है कि इनिशियल स्टेट एम्प्टी स्ट्रिंग है। सेट नेम फंक्शन का यूज़ करके हम नेम स्टेट को अपडेट करते हैं जब भी यूज़र इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करता है। हैंडल सबमिट फंक्शन, यह फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है। इसमें e.prevent डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया गया है, जिससे फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जैसे पेज रिलोड होना रोका जा सके। इसके बाद हमने एक अलर्ट बॉक्स शो करने के लिए अलर्ट फॉर्म सबमिटेड विद नेम का यूज़ किया है, जिसमें यूज़र का एंटर्ड नेम डिस्प्ले होगा। रिटर्न के अंदर हमने फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, जिसके जरिए हमने हैंडल सबमिट फंक्शन को पास किया है। जब यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो यह फंक्शन ट्रिगर होता है। इसके अलावा हमने इनपुट एलिमेंट में ऑन चेंज इवेंट का यूज़ किया है, जिससे यूज़र इनपुट को स्टेट में स्टोर किया जा सके। आउटपुट में जब आप नेम इनपुट फील्ड में अपना नाम टाइप करके फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स में आपका नाम शो होगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि फॉर्म सबमिशंस को कैसे हैंडल किया जाता है और स्टेट को यूज़र इनपुट से कैसे अपडेट किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू मैनेज स्टेट इन अ फंक्शनल कंपोनेंट इन Next.js? State in a functional component in Next.js is managed using the useState hook. This hook allows you to create state variables and update them in response to user interactions. Next.js में functional component में state को useState hook का यूज़ करके मैनेज किया जाता है। यह हुक आपको स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करने और उन्हें यूज़र इंटरैक्शंस के रिस्पॉन्स में अपडेट करने की सुविधा देता है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जहां हमने एक फ़ाइल बनाई state.js नाम की। इसमें हमने स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल करने का कोड लिखा है। आइए इसे समझते हैं। यूज़ स्टेट हुक, यह हुक काउंट नाम का स्टेट वेरिएबल मैनेज करता है।
यूज स्टेट 0 का मतलब है कि काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है। सेट काउंट फंक्शन का यूज करके हम काउंट को अपडेट करते हैं। इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन, यह फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब यूजर इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करता है। जब यह फंक्शन कॉल होता है तो यह सेट काउंट फंक्शन को कॉल करके काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देता है। रिटर्न के अंदर हमने बटन एलिमेंट के अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज किया है। जब यूजर इस बटन पर क्लिक करता है तो इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन कॉल होता है और काउंट स्टेट अपडेट होती है। आउटपुट में जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट इंक्रीमेंट होगा और अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले होगी। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है और यूजर इंटरैक्शंस के रिस्पॉन्स में स्टेट को कैसे अपडेट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाउ डू यू यूज CSS in Next.js? In Next.js, you can use traditional CSS files to style your components. Since your project already has a default global CSS file, you can continue to style your components by adding classes to this file or importing specific CSS files where needed. Next.js में आप ट्रेडिशनल CSS फाइल्स का उपयोग करके अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट ग्लोबल CSS फाइल है, तो आप अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए इस फाइल में क्लासेस ऐड कर सकते हैं या जहां ज़रूरत हो स्पेसिफिक CSS फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस नाम का और इसमें ग्लोबल CSS फाइल को अप्लाई करेंगे। लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम SRC पेजेस के अंदर एक नया पेज बनाएंगे। इस फाइल में हमने सिंपल H2 और P टैग का उपयोग किया है, जिनमें हमने CSS क्लासेस, पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन को असाइन किया है। अब हम एग्जिस्टिंग ग्लोबल CSS फाइल में पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन क्लासेस ऐड करेंगे ताकि ये पेज अच्छे से स्टाइल्ड दिखे। ग्लोबल CSS फाइल में हमने डॉट पेज टाइटल और डॉट पेज डिस्क्रिप्शन क्लासेस डिफाइन की है जो पूरे एप्लीकेशन में रीयूजेबल हैं। आउटपुट में आप देखेंगे कि अबाउट अस हेडिंग और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आपके ग्लोबल CSS स्टाइल्स के साथ रेंडर होंगे। इस एग्जांपल में हमने देखा कि Next.js में ग्लोबल CSS फाइल्स का यूज़ करके कंपोनेंट्स को कैसे स्टाइल्ड किया जाता है। ग्लोबल CSS आपके एप्लीकेशन को कंसिस्टेंट बनाने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाउ डू यू यूज़ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स इन Next.js? Styled Components is a library that allows you to write actual CSS code to style your components. It enables scoped styling and supports dynamic styling based on props. Styled Components एक लाइब्रेरी है जो आपको अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए एक्चुअल CSS कोड लिखने की सुविधा देती है। यह स्कोप्ड स्टाइलिंग को एनेबल करता है और प्रॉप्स के आधार पर डायनेमिक स्टाइलिंग को सपोर्ट करता है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग करके बटन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। पहले आपको स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना होगा। npm इंस्टॉल स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। ये कमांड रन करने के बाद आप स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग कर सकते हैं अपने Next.js प्रोजेक्ट में। हमने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज़ करके बटन कंपोनेंट क्रिएट किया है जो प्रॉप्स के आधार पर स्टाइल्ड होगा। चलिए इसे समझते हैं। हमने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज़ करके डायनामिक स्टाइल्स अप्लाई किए हैं। अगर प्राइमरी प्रॉप ट्रू होगा तो बटन का बैकग्राउंड ब्लू और टेक्स्ट वाइट होगा। अगर प्राइमरी फॉल्स होगा तो बटन का बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट ब्लू होगा। अब हम इस बटन कंपोनेंट को एक पेज में यूज़ करेंगे। इसके दो वर्जन्स होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बटन। यह बटन कंपोनेंट प्रॉप्स के आधार पर डायनेमिकली स्टाइल्ड हो रहा है। हमने हवर इफेक्ट भी ऐड किया है जिससे बटन पर हवर करते समय कलर चेंज होगा। आउटपुट में आप देखेंगे कि दो बटन्स होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिनकी स्टाइलिंग प्रॉप्स के आधार पर चेंज होगी। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग करने से आप कंपोनेंट स्पेसिफिक और डायनामिक स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपके स्टाइल्स ज़्यादा रीयूजेबल और मैनेजेबल बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाउ डू यू यूज़ CSS modules in Next.js? CSS modules in Next.js allow you to write CSS that's scoped to a specific component. Each class name is locally scoped, meaning it won't clash with other styles in your application. CSS modules आपको specific components के लिए scoped CSS लिखने की सुविधा देते हैं।
हर क्लास नेम लोकली स्कोप्ड होती है, जिसका मतलब है कि ये स्टाइल्स आपके एप्लीकेशन के अन्य स्टाइल्स के साथ क्लैश नहीं करेंगे। यह बड़े एप्लीकेशंस के लिए खास तौर पर यूज़फुल है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक CSS मॉड्यूल फाइल बनाएंगे जो स्पेसिफिकली बटन कंपोनेंट के लिए होगी। हम src डायरेक्टरी के अंदर स्टाइल नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर हम button.module.css नाम से एक CSS मॉड्यूल फाइल क्रिएट करेंगे। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इस CSS मॉड्यूल फाइल में हम प्राइमरी और सेकेंडरी बटन्स के लिए स्टाइल्स डिफाइन करेंगे। CSS मॉड्यूल का फ़ायदा यह है कि हर क्लास लोकली स्कोप्ड होगी, जिसका मतलब है कि यह स्टाइल्स सिर्फ इसी कंपोनेंट के अंदर काम करेंगे। इस कोड में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बटन्स के लिए दो अलग अलग स्टाइल्स डिफाइन की हैं। डॉट बटन क्लास, ये प्राइमरी बटन के लिए स्टाइल है जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू है और टेक्स्ट वाइट है। साथ ही बटन को राउंडेड लुक देने के लिए बॉर्डर रेडियस भी ऐड किया गया है। डॉट बटन सेकेंडरी क्लास, यह सेकेंडरी बटन के लिए स्टाइल है जहां बैकग्राउंड कलर वाइट है और टेक्स्ट ब्लू। इस बटन पर एक सॉलिड ब्लू बॉर्डर भी है। हमने दोनों बटन्स के लिए हॉवर इफेक्ट ऐड किया है। जब यूज़र बटन पर हॉवर करेगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। प्राइमरी बटन में यह डार्क ब्लू और सेकेंडरी बटन में हल्का ग्रे हो जाएगा। अब हम बटन मॉड्यूल CSS फाइल को एक रिएक्ट कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। हम कंपोनेंट्स फोल्डर में एक नया फाइल बटन .js नाम से बनाएंगे। इस बटन .js फाइल में हम CSS मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और क्लास नेम्स को डायनामिकली अप्लाई करेंगे। इंपोर्टिंग CSS मॉड्यूल, सबसे पहले हमने बटन मॉड्यूल CSS फाइल को इंपोर्ट किया है और इसे स्टाइल्स नाम का ऑब्जेक्ट असाइन किया है। अब हम स्टाइल्स ऑब्जेक्ट के जरिए CSS क्लासेस को डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिक क्लास असाइनमेंट, हमने बटन एलिमेंट के अंदर क्लास नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। अगर सेकेंडरी प्रॉप ट्रू है तो बटन को स्टाइल्स डॉट बटन सेकेंडरी क्लास असाइन होगी और अगर फॉल्स है तो स्टाइल्स डॉट बटन क्लास असाइन होगी। बटन कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन प्रॉप का उपयोग किया गया है जो बटन के अंदर डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले करने में मदद करता है। अब हम बटन कंपोनेंट को एक पेज में यूज़ करेंगे। इसके लिए हम src पेजेस डायरेक्टरी में CSS modules.js नाम का एक नया पेज क्रिएट करेंगे। इस पेज में हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बटन्स को रेंडर करेंगे। सबसे पहले हमने बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है जो हमने पहले क्रिएट किया था। हमने दो बटन्स रेंडर किए हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रॉप ट्रू होने पर सेकेंडरी बटन की स्टाइलिंग अप्लाई होगी। बटन के अंदर डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए चिल्ड्रन प्रॉप का यूज़ किया गया है जो बटन के टेक्स्ट को कस्टमाइज करता है। अब जब आप लोकल होस्ट 3000 CSS मॉड्यूल्स URL पर जाएंगे तो आपको दो बटन्स दिखाई देंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बटन। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि CSS मॉड्यूल्स का यूज़ करके कैसे स्कोप्ड स्टाइल्स अप्लाई किए जाते हैं। CSS मॉड्यूल्स का फ़ायदा यह है कि स्टाइल्स आपके पूरे एप्लीकेशन में अन्य स्टाइल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। ये अप्रोच बड़े एप्लीकेशंस में बेहद यूज़फुल होता है जहां आपको अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए यूनिक स्टाइल्स चाहिए होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाउ डू यू फेच डेटा ऑन द क्लाइंट साइड इन Next.js? Client-side data fetching happens in the browser after the page has loaded. It's useful when you need to fetch data based on user interactions, such as search queries or button clicks. You can fetch data on the client side using hooks like useEffect. Client-side data fetching browser में तब होती है जब पेज लोड हो चुका होता है। यह तब यूज़फुल है जब आपको यूज़र इंटरैक्शंस जैसे सर्च क्वेरीज या बटन क्लिक्स के आधार पर डेटा फैच करना हो। Next.js में आप useEffect जैसे हुक्स का उपयोग करके क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग कर सकते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम एक फाइल बनाएंगे client-side.js नाम की और उसमें API से डेटा फैच करेंगे। सबसे पहले हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ किया है ताकि फैच डेटा को स्टोर कर सकें। इनिशियली स्टेट नल है और जब डेटा फैच होता है तब हम इसे अपडेट करेंगे। useEffect हुक का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि डेटा फैचिंग तब हो जब कंपोनेंट पहली बार रेंडर होता है। डिपेंडेंसी अरे को एम्प्टी रखा गया है, इसका मतलब यह इफेक्ट केवल कंपोनेंट के माउंट होते ही ट्रिगर होगा। फैच API का उपयोग करके
हमने डेटा फेच किया है। ये एक थर्ड पार्टी एपीआई है जो सैंपल डेटा प्रोवाइड करता है। हम इस एपीआई से पोस्ट्स डेटा लाएंगे। आप चाहे तो गूगल में जाकर फेक जेसन डेटा सर्च करके थर्ड पार्टी एपीआई ले सकते हैं। एपीआई से रिस्पॉन्स आने के बाद उसे रेस जेसन मेथड के जरिए जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। रेस जेसन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और जब डेटा रिजॉल्व होता है तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फेच डेटा से हमने पहले 50 पोस्ट्स को लेने के लिए जेसन स्लाइस 0,50 का यूज़ किया है और फिर इस डेटा को स्टेट में सेट किया। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमने फेच डेटा को मैप फंक्शन से रेंडर किया है। मैप फंक्शन हर पोस्ट के टाइटल को लिस्ट आइटम्स में कन्वर्ट करता है। जब आप लोकल होस्ट 3000 क्लाइंट साइड में रीडायरेक्ट करेंगे तो आपको आउटपुट में सारे लिस्ट शो होंगे। हमने देखा कि क्लाइंट साइड पर डेटा फेच कैसे किया जाता है। यूज इफेक्ट हुक का उपयोग करके हमने डेटा को एसिंक्रोनसली फेच किया और उसे स्टेट में स्टोर करके रेंडर किया। क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग तब यूजफुल होती है जब आपको यूज़र इंटरैक्शंस के आधार पर लाइव अपडेट्स दिखाने होते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ डू यू फेच डेटा ऑन द सर्वर साइड इन Next.js? Server side data fetching happens on the server before the page is rendered. It is useful for SEO optimization and faster initial page load. In Next.js, get server side props is used for server side data fetching. Server side data fetching सर्वर पर तब होती है जब पेज रेंडर होने वाला होता है। यह SEO ऑप्टिमाइजेशन और फास्टर इनिशियल लोड के लिए यूजफुल होती है। Next.js में सर्वर साइड डेटा फेचिंग के लिए गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। अब हम सर्वर साइड डेटा फेचिंग का एग्जाम्पल देखेंगे। सर्वर साइड डेटा फेचिंग के लिए हम गेट सर्वर साइड प्रॉप्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए इसे कोड के साथ समझते हैं। यह फंक्शन सर्वर साइड पर रन होता है और पेज रेंडर होने से पहले डेटा फेच करता है। हमने फेच फंक्शन का उपयोग करके एपीआई से डेटा फेच किया है। हमने वही एपीआई यूज़ किया है जो सैंपल पोस्ट्स रिटर्न करती है। फेच्ड डेटा को जेसन मेथड से जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। रिटर्न स्टेटमेंट में फेच्ड डेटा को प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के रूप में रिटर्न किया गया है। इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को हम पेज कंपोनेंट में एक्सेस करेंगे और रेंडर करेंगे। कंपोनेंट में फेच्ड पोस्ट्स को रेंडर करने के लिए मैप फंक्शन का यूज़ किया गया है। यह सेम प्रोसेस है जैसा हमने क्लाइंट साइड फेचिंग में किया था। आउटपुट में क्लाइंट साइड फेचिंग में पेज लोड होने के बाद डेटा असिंक्रोनसली फेच होता है और डेटा लिस्ट में डिस्प्ले होता है, जबकि सर्वर साइड फेचिंग में पेज रेंडर होते ही डेटा पहले से ही फेच्ड होता है और इंस्टेंटली दिखाई देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाट आर एपीआई रूट्स इन Next.js एंड हाउ डू यू क्रिएट देम? Next.js में एपीआई रूट्स आपको बैकएंड क्रिएट करने की सुविधा देते हैं, जहां हर फाइल पेजेस एपीआई डायरेक्टरी में एक एपीआई एंड पॉइंट बन जाती है। ये बहुत ही आसान तरीका है सर्वरलेस बैकएंड बनाने का। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल एपीआई रूट क्रिएट करेंगे जो यूज़र डिटेल्स रिटर्न करेगा। हम पेजेस एपीआई डायरेक्टरी में user.js के नाम से एक फाइल बनाएंगे। हैंडलर फंक्शन, यह फंक्शन HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इसमें हमने race.status200.json के जरिए रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में रिटर्न किया है। एपीआई एंड पॉइंट, यह एपीआई रूट ऑटोमेटिकली एपीआई यूज़र URL पर एक्सेसिबल होगा, यानी जब आप इस URL पर जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स में यूज़र डिटेल्स मिलेंगी। अब हम एक एडवांस्ड एपीआई रूट क्रिएट करेंगे जिसमें डायनामिक पैरामीटर्स होंगे। हम एक एम्प्लॉई फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर के अंदर id.js फाइल क्रिएट करेंगे जो एम्प्लॉई आईडी के आधार पर स्पेसिफिक एम्प्लॉई को रिटर्न करेगा। डायनामिक पैरामीटर्स, हमने डायनामिक रूट पैरामीटर आईडी का यूज़ किया है जिससे हर रिक्वेस्ट के साथ एम्प्लॉई आईडी डायनामिक रूप से हैंडल होगी। यह पेजेस API एम्प्लॉई id.js में डिफाइंड है। रिक्वेस्ट.क्वेरी का यूज़ करके हमने URL से आईडी पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट किया है। इसे रिस्पॉन्स के साथ रिटर्न किया गया है ताकि हर बार डायनामिक डेटा मिल सके। आउटपुट कंपैरिजन, बेसिक रूट लोकल होस्ट 3000/API/यूज़र। यह रूट सिंपल यूज़र डिटेल्स रिटर्न करेगा, यानी आपको नेम और एज जेसन फॉर्मेट में दिखाई देगा। एडवांस्ड रूट लोकल होस्ट
3000/API/employee/1 यह राउट स्पेसिफिक एम्प्लॉई आईडी के आधार पर डायनेमिक कंटेंट रिटर्न करेगा। जैसे अगर आप एम्प्लॉई 1 पर जाएंगे तो आपको एम्प्लॉई आईडी 1 के साथ कंटेंट मिलेगा, और अगर आप एम्प्लॉई 2 पर जाएंगे तो आपको एम्प्लॉई आईडी 2 के साथ कंटेंट मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाउ डू यू इंटीग्रेट CRUD APIs इन Next.js? CRUD ऑपरेशंस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। Next.js API राउट्स का यूज़ करके आप आसानी से CRUD फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें HTTP मेथड्स जैसे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट का यूज़ होता है। अब चलिए गेट और पोस्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करेंगे ताकि हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को फेच और क्रिएट कर सकें। इसके लिए हम src पेजेस में API के अंदर employees.js नाम से एक फाइल क्रिएट किया है। अब गेट और पोस्ट मेथड्स को डिटेल्ड में समझते हैं। हमने यहाँ एक एम्प्लॉयज़ अरे क्रिएट किया है जिसमें 2 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं। हर रिकॉर्ड में आईडी, नेम और पोजीशन फील्ड्स हैं। ये अरे हमारा टेम्परेरी इन मेमोरी डेटाबेस है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैंडलर ये फंक्शन हर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है जो /API/employees API रूट पर आती है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट की डिटेल्स होती हैं और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजते हैं। यहाँ हम चेक करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट मेथड गेट है तो हम डेटा को फेच करेंगे। गेट रिक्वेस्ट का यूज़ डेटा रिट्रीव करने के लिए होता है। अगर मेथड गेट है तो हम एम्प्लॉयज़ अरे को क्लाइंट को जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स के रूप में भेजते हैं और स्टेटस कोड 200 यूज़ करते हैं जो सक्सेस को इंडिकेट करता है। गेट मेथड का यूज़ तब होता है जब आपको सर्वर से डेटा रिट्रीव करना होता है, जैसे कि हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा फेच किया। अब पोस्ट मेथड, यहाँ हम चेक करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो हम नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। पोस्ट मेथड का यूज़ नए डेटा को क्रिएट करने के लिए होता है। कॉन्स्ट न्यू एम्प्लॉय इक्वल्स req.body। क्लाइंट से जो डेटा आया है वह req.body के थ्रू नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाता है, यानी क्लाइंट से जो डेटा पोस्ट किया गया है वह हमारे सर्वर तक यहाँ आ जाता है। कॉन्स्ट न्यू एम्प्लॉय इक्वल्स req.body। क्लाइंट से जो डेटा आया है वह req.body के थ्रू नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाता है, यानी क्लाइंट से जो डेटा पोस्ट किया गया है वह हमारे सर्वर तक यहाँ आ जाता है। employees.pushNewEmployee, एम्प्लॉयज़ अरे में हम नए एम्प्लॉय को पुश करते हैं, यानी नए एम्प्लॉय को लिस्ट में ऐड करते हैं। res.status201.jsonNewEmployee, हम स्टेटस कोड 201 के साथ नए एम्प्लॉय को रिस्पॉन्स के रूप में भेजते हैं। पोस्ट मेथड का यूज़ तब होता है जब आपको सर्वर पर नया डेटा क्रिएट करना होता है, जैसे हमने नए एम्प्लॉय को ऐड किया। जब आप इस गेट रिक्वेस्ट लोकल होस्ट 3000 API एम्प्लॉयज़ को ब्राउज़र या पोस्टमैन में रन करते हैं, आउटपुट कुछ ऐसा होगा। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट JSON फॉर्मेट में सक्सेसफुली फेच कर ली है। हमारी लिस्ट में राहुल और स्मिथ के रिकॉर्ड्स हैं। नए एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए पोस्टमैन में पोस्ट रिक्वेस्ट में यह बॉडी सेंड करें, ID is 3, नेम इज़ कुमार, पोजीशन इज़ डिज़ाइनर। पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के बाद आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा। पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद कुमार को एम्प्लॉयज़ लिस्ट में सक्सेसफुली ऐड कर दिया गया है। रिस्पॉन्स में नया एम्प्लॉय डेटा रिटर्न हो रहा है। अब हम प्यूट और डिलीट रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को अपडेट और डिलीट किया जा सके। इसके लिए हम एक डायनामिक API रूट बनाएंगे। src पेजेस API के अंदर एम्प्लॉयज़ नाम का एक फोल्डर और उसके अंदर id.js नाम का फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम प्यूट और डिलीट मेथड्स को डिटेल्ड में समझेंगे। कॉन्स्ट id इक्वल्स req.query। URL में जो एम्प्लॉय की ID पास की गई है हम उसे req.query के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। यह डायनामिक रूटिंग का हिस्सा है। कॉन्स्ट अपडेटेड एम्प्लॉई इक्वल्स req.body। क्लाइंट से जो नया अपडेटेड एम्प्लॉई डेटा आया है उसे हम req.body के थ्रू रिट्रीव करते हैं। हम मैप फंक्शन का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ लिस्ट में मैचिंग ID वाले एम्प्लॉय को अपडेट करते हैं। अगर ID मैच होती है
तो एम्प्लॉई को अपडेट किया जाता है, वरना वही डेटा रिटर्न होता है। res.status200.json अपडेटेड एम्प्लॉई सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद अपडेटेड एम्प्लॉई को रिस्पॉन्स के रूप में भेजते हैं और स्टेटस 200 यूज़ करते हैं। अब हम डिलीट मेथड का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ अरे में से मैचिंग आईडी वाले एम्प्लॉई को रिमूव करते हैं। res.status200.json एम्प्लॉई डिलीट होने के बाद सक्सेस मैसेज भेजा जाता है। पुट के आउटपुट में पोस्टमैन के जरिए चेक करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट में लोकल होस्ट 3000 API एम्प्लॉयज़ 1 में अपडेटेड एम्प्लॉई को भेजने के लिए यह बॉडी सेंड करते हैं, तो प्यूट रिक्वेस्ट के बाद जॉन का पोजीशन CTO में अपडेट हो जाता है। उसी तरह डिलीट रिक्वेस्ट में लोकल होस्ट 3000 API एम्प्लॉयज़ 1 सेंड करते हैं, तो जॉन सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाउ डू यू कनेक्ट MongoDB विद Next.js? Next.js को MongoDB से कनेक्ट करने के लिए हम MongoDB का ऑफिशियल Node.js ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे। इससे हम अपनी Next.js एप्लीकेशन को MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट कर सकेंगे और डेटा फेच या मैनिपुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले हम MongoDB एटलस पर अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। अपने ब्राउज़र में जाएं और MongoDB एटलस की वेबसाइट खोलें। ट्राई फ्री या स्टार्ट फ्री बटन पर क्लिक करें। अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर नया अकाउंट क्रिएट करें या गूगल, गिटहब आदि का उपयोग करके साइन अप करें। वेरिफिकेशन के बाद हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले डैशबोर्ड में प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करें, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम दें, जैसे Next.js Mongo ट्यूटोरियल, और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। अब हम अपना डेटाबेस क्लस्टर बनाएंगे। पहले बिल्ड ए क्लस्टर पर क्लिक करें। उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर चुनें, जैसे कि AWS, और रीजन सेलेक्ट करें जो आपके यूजर्स के करीब हो, और फिर क्लस्टर टियर में M0 सैंडबॉक्स फ्री टियर सेलेक्ट करें। फिर क्लस्टर का नाम कंफर्म करें या डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करें। क्लस्टर प्रोविजनिंग में कुछ मिनट्स लग सकते हैं। जब तक हमारा क्लस्टर तैयार हो रहा है, हम नेटवर्क एक्सेस सेटअप करेंगे। लेफ्ट मेन्यू में नेटवर्क एक्सेस पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड IP एड्रेस पर क्लिक करें। फिर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर के लिए 0.0.0.0/0 एंटर करें। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। अब हम डेटाबेस के लिए एक यूज़र बनाएंगे। लेफ्ट मेनू में डेटाबेस एक्सेस पर जाएं। उसके बाद ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र पर क्लिक करें। फिर ऑथेंटिकेशन मेथड में पासवर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें। उदाहरण के लिए यूज़र नेम DB यूज़र, पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड 123। फिर डेटाबेस यूज़र प्राइविलेजेस में रीड और राइट टू एनी डेटाबेस सेलेक्ट करें। फिर ऐड यूज़र पर क्लिक करें। आखिर में अब हम कनेक्शन स्ट्रिंग प्राप्त करेंगे, जिसे हम अपने Next.js ऐप में यूज़ करेंगे। क्लस्टर्स पेज पर जाएं और कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद कनेक्ट योर एप्लीकेशन सेलेक्ट करें। फिर प्रोवाइडेड कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करें, जो कुछ इस तरह दिखेगी। ध्यान रखें कि इसमें पासवर्ड को अपने एक्चुअल पासवर्ड से रिप्लेस करें। अब हमें अपने Next.js एप्लीकेशन में MongoDB के साथ इंटरैक्ट करने के लिए MongoDB पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। npm install MongoDB। अब हम MongoDB के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। इसके लिए हम src डायरेक्टरी में lib नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें MongoDB.js फाइल क्रिएट करेंगे। चलिए अब MongoDB.js फाइल के कोड एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। हमने MongoDB पैकेज से Mongo क्लाइंट को इंपोर्ट किया है ताकि MongoDB से कनेक्ट हो सकें। process.env.mongodb URL से हम MongoDB का कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहे हैं, जिसे हम आगे .env.local फाइल में सेट करेंगे। डेवलपमेंट मोड में हम एक ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग करके कनेक्शन को रीयूज़ करते हैं। प्रोडक्शन मोड में हर रिक्वेस्ट के लिए नया क्लाइंट बनाते हैं। अंत में हम क्लाइंट प्रॉमिस को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि इसे हम अपने एप्लीकेशन में कहीं भी इंपोर्ट करके MongoDB से कनेक्ट हो सकें। अब हमें MongoDB URL को सिक्योरली स्टोर करने के लिए .env.local फाइल बनानी होगी। यह फाइल हमारे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में होगी। यूज़र नेम और पासवर्ड को MongoDB एटलस में आपने जो डेटाबेस यूज़र बनाया था उसके क्रेडेंशियल से रिप्लेस करें। योर डेटाबेस नेम को अपने डिज़ायर्ड डेटाबेस के नाम से रिप्लेस करें।
अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो MongoDB इसे फर्स्ट राइट ऑपरेशन पर क्रिएट कर देगा। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने MongoDB एटलस डैशबोर्ड से कॉपी की थी। ध्यान दें कि env लोकल फाइल को वर्जन कंट्रोल में कमिट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब हम अपने एग्जिस्टिंग API routes employees.js और id.js फाइल को MongoDB के साथ अपडेट करेंगे ताकि डेटा इन मेमोरी अरे के बजाय डेटाबेस में स्टोर हो। अब हम employees.js फाइल को एक्सप्लेन करते हैं। db बराबर client.db और डेटाबेस नेम से हम अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। कलेक्शन बराबर db कलेक्शन एम्प्लॉयज से हम एम्प्लॉयज कलेक्शन को सेलेक्ट या क्रिएट करते हैं। गेट मेथड में कलेक्शन फाइंड टू अरे से हम सभी एम्प्लॉयज को फेच करते हैं। res.status 200 जेसन एम्प्लॉयज से डेटा को क्लाइंट को रिटर्न करते हैं। पोस्ट मेथड में req.body से नया एम्प्लॉय डेटा लेते हैं। collection.insert1 न्यू एम्प्लॉय से नए एम्प्लॉय को डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन के बाद हम इंसर्टेड आईडी को रिस्पॉन्स में रिटर्न करते हैं। MongoDB में आईडी फील्ड ऑब्जेक्ट आईडी टाइप का होता है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट आईडी को इंपोर्ट किया है। const id equals req.query से हम URL से आईडी लेते हैं। डेटाबेस ऑपरेशंस में आईडी, न्यू, ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी का उपयोग करते हैं। कलेक्शन फाइंड वन आईडी न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी से स्पेसिफिक एम्प्लॉय को फेच करते हैं। res.status 200 जेसन एम्प्लॉय से डेटा रिटर्न करते हैं। पुट मेथड में req.body से अपडेटेड डेटा लेते हैं। collection.update1 का उपयोग करके एम्प्लॉय डेटा को अपडेट करते हैं। अपडेट के बाद अपडेटेड डेटा को रिस्पॉन्स में रिटर्न करते हैं। डिलीट मेथड में collection.delete1 id न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी से एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं। डिलीशन के बाद सक्सेस मैसेज रिटर्न करते हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। यदि आपका डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है तो उसे रीस्टार्ट करें ताकि नए चेंजेस लागू हो सकें। चलिए सबसे पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम जेन स्मिथ का डेटा MongoDB में इंसर्ट करेंगे। इसके लिए पोस्टमैन का उपयोग करेंगे। पोस्ट का एंड पॉइंट होगा ये और बॉडी होगी कुछ इस तरह। इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद आपको रिस्पॉन्स में एक इंसर्टेड आईडी मिलेगा जो MongoDB में इंसर्टेड डॉक्यूमेंट का आईडी होगा। यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। MongoDB में वेरीफाई करने के लिए MongoDB एटलस डैशबोर्ड पर जाएं। अपने डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज कलेक्शन को ओपन करें। आपको जेन स्मिथ का डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जिसमें उसका नाम, पोजीशन और सैलरी की जानकारी होगी। उसी तरह गेट रिक्वेस्ट करने के लिए एंड पॉइंट गेट API एम्प्लॉयज। यह रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको सभी एम्प्लॉयज का डेटा जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। अब हम पुट रिक्वेस्ट में हम जेन स्मिथ के डेटा को अपडेट करेंगे। एंड पॉइंट में पुट API employees/id, यहाँ एम्प्लॉई आईडी को जेन स्मिथ के एक्चुअल आईडी से रिप्लेस करें। रिक्वेस्ट बॉडी में जेन स्मिथ की जगह जॉन नाम को पुट करेंगे। इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद आपको अपडेटेड एम्प्लॉय का डेटा रिस्पॉन्स में मिलेगा। MongoDB एटलस डैशबोर्ड में जाकर एम्प्लॉयज कलेक्शन को ओपन करें। जेन स्मिथ की जगह जॉन नाम पुट हो गई है। अब इसी अपडेटेड एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए एंड पॉइंट में डिलीट API employees/id। यह रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा कि एम्प्लॉय डिलीट हो गया है। MongoDB एटलस में जाकर एम्प्लॉयज कलेक्शन को ओपन करें। वेरीफाई करें कि जॉन का डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है और अब डेटाबेस में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अपने पिछले एम्प्लॉय मैनेजमेंट एप्लीकेशन में MongoDB को इंटीग्रेट किया और देखा कि कैसे MongoDB एटलस पर अकाउंट क्रिएट करके कनेक्शन स्ट्रिंग प्राप्त की जाती है। अब हमारा डेटा इन मेमोरी अरे में नहीं बल्कि MongoDB डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। इससे हमारा डेटा परसिस्टेंट हो गया है और एप्लीकेशन रीस्टार्ट होने पर भी डेटा सुरक्षित रहेगा। हमने सभी CRUD ऑपरेशंस को MongoDB के साथ इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।